Hello, everyone. See, since much time is not left, and I think there are only 4 to 5 days left in your examination, so I decided to just discuss some of the very important questions which are given at the end of this particular book. I hope you might be knowing this book. All of you might be quite aware with this book, that is Quantum. No doubt, I believe this thing that as a teacher, I should not suggest you to read this book only, but I'm very well aware of this fact that almost all of you uh, studied this book only, okay, at the end of the exam. And so this is your favorite one, which I believe and which I have seen. So keeping this thing in mind, I thought to discuss these things. After all, in this book, the questions are only given, right? The questions which are important for your examinations and which have already been just given to you in the examinations, right? So, sorry. So I just decided to discuss it with you all. Okay. Though as the time is less, so what I will do that I will only discuss these very important questions which are given at the end of the lesson or chapter, right? But in case you want to understand other question, you may also let me know that in the comment section. I will try my best to provide you with that particular topic, or okay, I will explain it to you. Okay, so let us start with this thing. See, I hope it is quite visible to you. Here it is written very important questions, right? So we will start with this. See, the first question given here is discuss the main features of various types of renewable and non renewable energy sources. Okay, so this is the first question which we will discuss. See, here we are asked to discuss the main features of various types of renewable and non renewable energy sources. Also, they are asking us to explain the importance of non conventional energy sources in the context of global warming. ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे क्या पूछा है कि मेन फीचर्स क्या हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के, है ना? लाइक हमने एक दो लेक्चर्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. अगर आप वो देख लेते हो तो ये क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा, है ना? बट आई विल ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो इटसेल्फ, है ना? तो डिस्कस करेंगे हम, बट स्टिल इफ़ यू वांट मोर क्लैरिफिकेशन तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हो. ठीक है, स्टार्टिंग के 2 वीडियोस आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. तो जिन्होंने देखा इट्स गुड, एंड दोज हु हैवंट सीन इट दे मे रेफर देम फॉर द पर्पज ऑफ मोर क्लैरिटी, है ना, इफ़ यू हैव टाइम. ओके, सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, है ना? तो इसमें हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के मेन फीचर्स देखेंगे और यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना? नॉन कन्वेंशनल मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉन कन्वेंशनल मतलब वो रिसोर्सेज जो हमने अभी ही स्टार्ट किया है. कन्वेंशनल मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल, है ना? मतलब जो बहुत दिनों से यूज़ हो रहा है. बट नॉन कन्वेंशनल मतलब जो अभी न्यू है और जो अभी हम यूज़ करेंगे. ठीक है, तो एक्सक्यूज मी. सो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस को हमें देखना है. ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि ये वो रिसोर्सेस हैं जो अभी ही पिक्चर में आए हैं, बहुत पुराने नहीं हैं. अब वैसे इन पर रिसर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और इनको हम रिन्यूएबल भी कहते हैं नॉन कन्वेंशनल को. ठीक है, इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस इनएग्जॉस्टिबल हैं, ख़त्म नहीं होंगे. ठीक है, तो कुछ फीचर्स जो हैं वो हम अभी पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि वो इस क्वेश्चन में पूछा भी है. देन आपसे पूछा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, है ना? जो अर्थ का टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं ना, लाइक और क्लाइमेट चेंज हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हैं, किस तरह से वो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर रहे हैं, है ना? क्या रोल है उनका ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में. तो ये चीज़ें हमें देखनी है. ओके, सो हियर इट इज़ रिटन दैट वी नीड टू रेफर क्वेश्चन नंबर 1.3. ओके, सो लेट्स गो टू इट.
1.3 question number is given here. Here we need to discuss the main features of various types of renewable. हाँ, ये हमारा question था. And importance of non-conventional. See, this question has already been asked, right, in AKTU exam 2016 and 17. It was asked in 18 and 19 also, and it was of 10 marks. So it's indeed very important for us, है ना. और basic भी है, और क्योंकि अगर हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें तो हमसे एक्सपेक्ट की जाती हैं कि हमें पता हो. ठीक है, रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है. ठीक, ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस. सी, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है, अगेन फॉर दिस वी नीड टू गो टू क्वेश्चन नंबर 1.2 पेज. सी, अगर आपको एक बार में जानना है ना तो आप वीडियोस देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे हम बुक से ही पढ़ेंगे कि बुक में क्या दिया है इन दिस पर्टिकुलर बुक, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इट ओनली, है ना. तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1.2. चलिए. सॉरी. ओके, इसमें इन्होंने फीचर्स तो बहुत ऐसे नहीं दिए हैं. ओके, आई विल ऑल्सो टेल यू कि इसमें किस तरीके से आंसर लिखना है. क्या वेरियस सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में इसमें पूछा है, तो इन्होंने इंडिविजुअली डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सप्लेन किया है ना. और क्वेश्चन हमारा है कि मेन फीचर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ, राइट. तो देखो क्वेश्चन में क्योंकि आपसे कहा है ना कि वेरियस टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, अगर सिर्फ कहते कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का बताओ तो वहाँ पे फिर आप केवल मीन्स सारे को एक साथ कंसीडर करके कि रिन्यूएबल में ये होता है कि उन्हें रिन्यू किया जा सकता है. ठीक है, उन्हें आप और क्या कर सकते हैं आप, लाइक वो इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, क्लीन होते हैं, है ना. तो इस तरीके की चीज़ें आप लिखते हैं एक सबका कलेक्टिवली लेके. बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखना है कि उन्होंने पूछा है वेरियस टाइप्स, तो डिफरेंट टाइप्स के जो भी आपके पास अवेलेबल है हर एक एनर्जी रिसोर्स को हमें डिस्कस करना पड़ेगा, है ना. तो कौन कौन से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, लेट अस स्टार्ट विद दिस. ओके, तो सही लिखा है इन्होंने, है ना, यही हमें करना है क्योंकि हमसे पूछा क्या जा रहा है कि डिफरेंट टाइप्स के रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. सी, सोलर एनर्जी, है ना. तो सबसे पहला एनर्जी रिसोर्स जो अवेलेबल है दैट इज़ सोलर एनर्जी. तो सबसे पहले तो आपको नाम पता होने चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और ये पॉल्यूशन नहीं करते हैं. ठीक है, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, है ना, इनएग्जॉस्टिबल है. इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल मीन्स विच कैन बी फिनिश्ड, इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते. ठीक है, तो ये थोड़ा आपको पता होगा, तो एग्जाम्पल्स आप याद रखोगे. जैसे सोलर एनर्जी ध्यान रखना है. ठीक है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल का ही टाइप है. देन यू हैव बायोमास. ठीक है, पहले तो आप इन एनर्जीज़ के नेम याद रख लेना. सोलर एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बाद बायोमास आपका रिन्यूएबल है. ठीक है, बायोमास हम एक एक पढ़ेंगे अभी क्या होते हैं ये, बट अभी आपको हेडिंग पता होना चाहिए कि क्या. हाइड्रो एनर्जी, है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. हाइड्रो एनर्जी इज़ व्हाट, पानी से जो आता है. ठीक है, वो हो गया. बायोमास आपका प्लांट्स और एनिमल्स के रेसिड्यूज से मिलता है. ठीक, सोलर एनर्जी सन से मिलता है. तो ये सब रिन्यूएबल है. देखो बहुत इजीली अवेलेबल है, क्लीन है ना. जो क्लीन नहीं होगा दैट ऑल्सो यू विल सी. उसके बाद फिर विंड एनर्जी, फोर्थ टाइप इज विंड एनर्जी, है ना. ये सब रिन्यूएबल हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि ये हमेशा अवेलेबल है, कभी ख़त्म नहीं होंगे. विंड कभी ख़त्म हो सकती नहीं, है ना. पानी हमेशा रहेगा क्योंकि वाटर साइकिल होता रहता है. उसी तरीके से आपके पास टाइडल एनर्जी, ओशियंस हैं, कभी नहीं ख़त्म होंगे, है ना. तो आपके पास टाइड अवेलेबल है ओशियंस में ही. देन ओशन के अंदर जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से हमारे पास ओशियन थर्मल एनर्जी भी आ गई, है ना. ओशियन थर्मल मीन्स रिलेटेड टू टेम्परेचर, है ना. तो अभी इसको भी हम डिस्कस करेंगे. देन वी हैव, हमने कितने पढ़े, सोलर एनर्जी पढ़ा 1, सेकेंड वन इज़ बायोमास, देन थर्ड वन इज़ हाइड्रो एनर्जी, देन विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, एंड नेक्स्ट इज वेव एनर्जी. सी, टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी और वेव एनर्जी, ये तीनों हमें कहाँ से मिलते हैं, ओशन से मिलते हैं. ठीक है, उसके बाद ये हमारा है जियोथर्मल एनर्जी. एट्थ वन इज जियोथर्मल एनर्जी, है ना. एंड नाइन्थ वन इज हाइड्रोजन एनर्जी. तो देखो हम यहाँ पे रिन्यूएबल पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो रिन्यूएबल की ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. ओके,
तो हमने 8 तरीके के अपने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के नाम ध्यान रखने, ये क्वेश्चन पूछते हैं तो, और उनके बारे में थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। पहले तो कुछ 1-2 पॉइंट्स लिख देंगे कि वो एनर्जी क्या होती है, ठीक है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आप मेंशन कर सकते हो उसके फीचर्स के अंदर। ज़रूरी नहीं कि आप मेरिट्स हेडिंग डालो। अगर आप ये लिखोगे कि इट्स अ नॉइस, यू कैन, इट्स अ क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, देन ऑब्वियसली इट्स समथिंग विच यू कैन राइट डाउन एज इट्स फीचर, है ना, मेरिट है और उसका फीचर भी है। फीचर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक, उसके बारे में आपने कुछ बताया कि वो क्या है, कैसे है ना, ये सारी चीज़ें। ओके, सो लेट्स कम टू इट। अब एक एक करके हमसे एक्सप्लेन करते जाते हैं, आप समझते जाइएगा क्या पॉइंट्स, कीवर्ड्स आपको मेंशन करने हैं, दैट you will have to keep in mind, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। while writing what are the keywords which you will have to keep in mind। स्टेटमेंट देखो, सेंटेंस आप खुद से फ्रेम करते हो, बट कुछ वर्ड्स अगर आप आंसर में लिख देते हो तो आपका आंसर सही हो जाता है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो वर्ड्स क्या है उस पर हम फोकस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सोलर एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको लगे कि लेक्चर स्लो हो रहा है या कुछ, तो यू कैन इंक्रीज द स्पीड, है ना, ताकि आप जल्दी पढ़ लो जैसा आपका है। ओके, आई विल ट्राई टू कवर इट एज सून एज पॉसिबल। तो सोलर एनर्जी की बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सोलर एनर्जी इज अ क्लीन, चीप एंड अबंडेंटली अवेलेबल रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो क्लीन है, अब कीवर्ड्स यहाँ पे ध्यान रखना। क्लीन यानी कि जो पॉल्यूशन नहीं करता है, ठीक है। चीप यानी कि बहुत कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। सन इतना आसानी से अवेलेबल है और उसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चीपली अवेलेबल है, ना ही हमें कुछ माइनिंग करनी है, ना कुछ करना है। जैसे कोल निकालने के लिए हमें माइनिंग करनी होती है, बहुत पैसा लगता है, ठीक है, सर्च करना पड़ता है कहाँ है कहाँ नहीं है। बट सोलर इज़ अबंडेंटली अवेलेबल, है ना, इतनी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है कि इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, है ना। क्लीन है, तो ये तीनों वर्ड्स ध्यान रखना। क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ चीप एंड इट इज़ अबंडेंटली अवेलेबल। अबंडेंट मीन्स जो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास हो, ठीक है, अवेलेबल है, क्लियर है। एंड इट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल मीन्स विच इज़ इनएक्सॉस्टिबल एंड विच कैन बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन। एक बार अगर आपने यूटिलाइज कर लिया, यू कैन गेट इट बैक, इस तरह से तो भी आप उसे रिन्यूएबल कहोगे। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है, देन ऑल्सो इट इज़ रिन्यूएबल, ठीक है। अब तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी क्योंकि बहुत दिनों से नहीं यूज़ हो रही है, इट इज़ नॉट कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल है, दिस इज़ द नेक्स्ट कीवर्ड। नेक्स्ट इज इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग। ओके, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग, मतलब इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई प्रदूषण नहीं होता है। क्या सन से कोई एयर आपकी पॉल्यूट हो रही है? बिल्कुल नहीं, है ना, इससे नहीं आपका कोई नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है। तो इस एनर्जी को आप जब यूटिलाइज करते हो तो उस टाइम पे भी कोई भी टाइप का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है ना, एक इसका फ़ायदा है, मेरिट है, ठीक है। तो मेरिट एडवांटेज इज द सेम थिंग। ओके फाइन, देयरफॉर इट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये नॉन पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन नहीं करता, तो इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू योर ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज करता है, क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। पॉल्यूशन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, अभी हम आगे पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि आपके क्वेश्चन का पार्ट नेक्स्ट सेकेंड पार्ट भी है ये, है ना, ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कौन सी गैसेस की वजह से होती है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस आती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी, है ना। तो क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं क्रिएट हो रहा है, तो कोई ऐसे पॉल्यूटिंग गैसेस एनवायरमेंट में रिलीज नहीं हो रही हैं, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, इट डिक्रीजेस व्हेन वी यूज सोलर एनर्जी, है ना। ओके, अब सोलर एनर्जी को कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट में एक जनरल आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि सोलर एनर्जी आपकी क्लीन है, चीप है, अबंडेंटली अवेलेबल है ना, रिन्यूएबल फॉर्म है, नॉन कन्वेंशनल फॉर्म है। यार ये ध्यान रखना कि रिन्यूएबल के साथ ना इट इज़ एक्चुअली नॉन कन्वेंशनल, ये ध्यान देना, ठीक है। अगर आपने जो चीज़ रिन्यूएबल के लिए पढ़ी है वो चीज़ें आप नॉन कन्वेंशनल में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आपसे क्वेश्चन अगर चेंज कर दिया, पूछा कि गिव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, तो भी आपका आंसर यही होगा। ध्यान रखना, नॉन कन्वेंशनल मीन्स रिन्यूएबल, ओके, एंड कन्वेंशनल एंड रिसोर्सेज कौन से हैं? नॉन रिन्यूएबल वाले, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि सोलर एनर्जी को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, किस तरीके से, क्योंकि डायरेक्ट आप सन की जैसे हीट आपको मिलती है सन से और लाइट मिलती है, तो क्या हमें इसी फॉर्म में ज़रूरत होती है, हर वक्त नहीं होती है, ठीक है। तो किस किस तरीके से आप सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हो, तो वो तरीके सेकेंड पॉइंट में मैंशन है। तो क्या तरीका है? फर्स्ट वन इज बाय डायरेक्ट कन्वर्जन टू अ फ्यूल बाय फोटोसिंथेसिस। ओके, तो यहाँ पे क्या किया आपने, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सबको पता है। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स होते हैं दे मेक देयर फूड राइट इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। प्लांट्स है ना, दे मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए फॉर प्रोड्यूसिंग फूड, है ना। तो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें आपका वाटर यूज़ होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है, ठीक। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन से हमें मिलता है एक ऑर्गेनिक मैटर यू कैन से, और यू कैन से कि हमें क्या मिलता है, स्टार्च वगैरह, सेल्यूलोज, ना ग्लूकोज, ये वाली चीज़ें मिलती हैं, है ना, ऑर्गेनिक मैटर्स मिलते हैं। तो जो भी प्लांट्स के पार्ट होते हैं वो ग्रो करता है फोटोसिंथेसिस करके, है ना। तो वो प्लांट के पार्ट्स लाइक वुड हो गया, उसकी लीव्स हो गई जो ड्राई हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूल फॉर्म हुआ, वो वुड हमें मिला, वो फ्यूल हमें मिला, कैसे मिला? सन की वजह से। अगर सनलाइट ही ना हो तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और प्लांट्स हमारे क्या हो जाएंगे, दे विल डिस्ट्रॉय। सो सोलर एनर्जी जो है दैट कैन मतलब ये डायरेक्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगी फोटोसिंथेसिस, डायरेक्ट फ्यूल के फॉर्म में यूज़ की जा सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्जन होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी में, और थर्ड पॉइंट में भी आपका कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन हम आज की डेट पे इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी काम कराना है तो इलेक्ट्रिक करंट होना ज़रूरी है, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम एनर्जीज़ को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। लाइक सोलर एनर्जी है, बट हमारा जो हमें चाहिए क्या, वी वांट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट करें, दिस विल बी आवर फर्स्ट मैटर ऑफ इंटरेस्ट, है ना। मतलब पहला हमारा जो आप कह सकते हो रिसर्च करने का, अगर पहले लेट से ये चीज़ें ना होती तो हम क्या सोचते कि इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट करें इस एनर्जी को, ये जो सन की एनर्जी हमारे पास आ रही है। तो वो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक है फोटोवोल्टाइक सेल्स, ठीक है। फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं हमारे पास, जिनको आप पीवी सेल्स भी कहते हो ना, पीवी सेल्स लिखा हो गया, फोटोवोल्टाइक सेल्स लिखा हो गया, सोलर सेल्स भी कहते हैं। तो ये हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में सोलर सेल्स के बारे में। अभी फ़िलहाल आप ये जान लो कि सोलर सेल्स और फोटोवोल्टाइक सेल्स जो है, इनकी हेल्प से हम सोलर एनर्जी को, यानी सन से जो एनर्जी आ रही है, जो हीट और लाइट मिल रही है, दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दूसरा हमारे पास एक थर्मो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है, इसकी हेल्प से भी हम सेम काम करते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो सोलर एनर्जी में आप इतना भी लिख देते हो, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट इन द एग्ज़ाम, है ना, कि सन के सोलर एनर्जी के बारे में, बट फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है दैट वी विल डिस्कस। The third point is the sun releases the enormous amount of energy due to continuous fusion reaction taking place inside the sun. तो सन में जो enormous amount of energy प्रोड्यूस हो रही है, enormous means the large amount of energy, like okay, तो एनर्जी क्या है आपका, लाइक सन से हमारे पास लाइट एनर्जी आ रही है और हीट एनर्जी आ रही है ना। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म्स, लाइट जो होती है आपकी, तो यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी आई वो कैसे आती है, तो वो आपको यहाँ पे गिवन है फ्यूज़न रिएक्शन से। तो एक रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज़ हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, ओके। तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, एंड दिस इज़ 1 and 3। तो हीलियम में आपका एटॉमिक नंबर इज़ 2 एंड इट्स मास नंबर इज़ 4, ठीक है। ये बैलेंस रिएक्शन है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर इज़ 0 एंड मास नंबर इज़ 1, ठीक है। एनर्जी आपके पास एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी
प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये फ्यूज़न रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दो स्मॉल एटम्स के न्यूक्लियस है ना, ये आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, है ना। तो फ्यूज़न हो रहा है यहाँ पे दो छोटे एटम्स का, और जब ये फ्यूज़न होता है तो उसमें एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं ड्यू टू फ्यूज़न रिएक्शन, क्योंकि यहाँ फ्यूज़ हो रहा है, ठीक, फ्यूज़न हो रहा है, ओके। बट इसी तरह से एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन भी है ना, जो आपके एटम जो आपके बॉम्ब्स वगैरह है ना, और पावर प्लांट्स में जो आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, दैट इज ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, है ना। तो फिजन इज डिफरेंट थिंग, वहाँ पे ब्रेक होता है एक बिगर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और उस टाइम पे भी एनर्जी रिलीज होती है। बट दिस वन इज फ्यूजन रिएक्शन, जिस पे आपके हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी बेस्ड होते हैं, और सन में जो आपका बेसिकली रिएक्शन हो रहा है दैट इज फ्यूजन रिएक्शन, ओके। तो ये चीज़ भी आपको एक पता होनी चाहिए, जस्ट फॉर नॉलेज, है ना। और आप मेंशन भी कर सकते हो इफ़ यू रिकॉल दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन एग्जाम, ओके। फोर्थ पॉइंट है कि जो सन है हमारा, दैट सेंड्स आउट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। आपको भी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, तो रेडिएशंस के फॉर्म में सन एनर्जी को सेंड करता है, और जिस रेट से सेंड करता है, मतलब कितना अमाउंट अर्थ पे पहुंचता है, दैट इज पहुंचता क्या है, भेजा जाता है सन के द्वारा, दैट इज 3.7 इंटू 10⁻20 मेगावाट्स, ओके। ये ध्यान रखना है। तो 3.7 इंटू 10⁻20 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी इज सेंट बाय सन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आप ये फिगर यू मे रिमेंबर, है ना, क्योंकि 2 मार्क्स में यू नेवर नो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ ले। तो ये फ्यूज़न रिएक्शन हो गया, देन बेसिक चीज़ें थोड़ी सी आपको पता करते रहना है विद दीज क्वेश्चंस, है ना, ओके। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। एक डायग्राम आपका है जो कि आपको ईजिली दिख रहा है यहाँ पे, देखो इस डायग्राम के फॉर्म में भी आप आराम से जितने भी आपके पास, आप कह सकते हो कि फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है वो यहाँ पे आपकी हैं ना, जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जीज जो अभी हमने पढ़ा, वो 9 टाइप्स की एनर्जी, वो सारी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब इसमें से देखिए कुछ सन के पास बनी हुई, कौन कौन सी, सोलर, क्योंकि यहाँ पे सन से ही सारी एनर्जी आ रही। देन वी हैव बायोमास, तो बायोमास जैसे कि मैंने आपको भी फोटोसिंथेसिस वाला जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे पास फ्यूल था, है ना। तो वो जो फ्यूल है वो जो हमारे पास, आप कह सकते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा था हमें फोटोसिंथेसिस होने के बाद, वो सब बायोमास का ही पार्ट बनते हैं, तो वो भी सन की वजह से, ठीक है। बायोफ्यूल्स बायोमास से मिलते हैं, और सन की वजह से ये भी रिन्यूएबल हैं सारे, है ना। हाइड्रो यानी पानी, तो पानी में आप टाइड्स जो आते हैं वो सब भी सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल से, है ना, वेव जो जनरेट हो रही है। और इसके अलावा जो OTEC हम पढ़ेंगे अभी, ओशन थर्मल एनर्जी, वो सब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस भी क्यों आया, ड्यू टू सन की हीट की वजह से चीज़ें गर्म हुई। और विंड है तो ये भी आपका डिफरेंस इन प्रेशर, है ना, एयर प्रेशर, तो मूविंग ऑफ एयर इज विंड, है ना। सो वाई द एयर स्टार्ट्स मूविंग ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, है ना, ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर। तो ये वाली जो चीज़ है वो भी सन से एसोसिएटेड होगी। ओशन वेव आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ना, टेम्परेचर डिफरेंस, या फिर सरफेस विंड की वजह से भी होता है, ठीक। देन टाइडल, सेम, टाइडल में आपका सन और मून दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ग्रेविटेशनल पुल, है ना। मून ज़्यादा पास है तो मून ज़्यादा इफेक्टिव होता है फॉर क्रिएटिंग टाइड्स होते हैं आपके ओशन में आते हैं, ठीक है। आपके ओशन में पानी जो है वो सन और मून के पुल की वजह से काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचता है, तो उसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी होती है, और उसको हम यूटिलाइज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ इस पूरी पिक्चर में आपको जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ टाइडल तक ये सारे आपके देखिए, 1 सोलर एनर्जी, देन बायोमास, फ्यूल थर्ड, 4th इज योर हाइड्रो, 6th इज विंड, 7th ओशन वेव, 8th टाइडल एनर्जी, ठीक है 8, और एक आपका यहाँ पे 9th वन, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल, जियो जहाँ पे वर्ड आ गया ना, उसका मतलब होता है रिलेटेड टू अर्थ, ठीक है, रिलेटेड टू अर्थ। तो जियोथर्मल इज ड्यू टू अर्थ इटसेल्फ, अर्थ के अंदर से आपको गर्म हीट, है ना, मैग्मा, दैट वी विल लर्न लेटर ऑन। तो यहाँ से आपको टेम्परेचर मिलता है, हीट एनर्जी मिलती है, और उसकी हेल्प से आप दूसरी एनर्जीज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी भी बहुत ही वास्ट अमाउंट में अबंडेंटली अवेलेबल है और रिन्यूएबल फॉर्म है, ठीक है।
इनएग्जॉस्टिबल है, ख़त्म कभी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों में ये कॉमन है ये चीज़ें, ठीक है, कि ये सब इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल फॉर्म है ये सारे, है ना, और ये क्लीन भी हैं सारे के सारे, चीप हैं, ईजिली अवेलेबल है, ठीक है, इनसे कोई नॉइज़ नहीं प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ कॉमन एडवांटेजेस हैं सभी के, है ना। इंडिविजुअल एडवांटेजेस क्या है, मेरिट्स डीमेरिट्स, दैट हैज़ बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन इटसेल्फ, है ना। चलिए, तो सोलर हमने पढ़ा। फिर ये पॉइंट है कि कितना अमाउंट ऑफ अब एनर्जी जो आती है दैट इज़ 3.7 इंटू 10⁻20 मेगावाट्स, पर हमारी अर्थ जो रिसीव कर पाती है दैट इज़ 1.85 इंटू 10⁻11 मेगावाट्स, ठीक है। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी सन से हमारी अर्थ यूज़ कर पाती है, जो सन हमें देता है उसमें से इतना पार्ट, ठीक है, दैट इज़ यूज्ड बाय अर्थ। फिर ये जो एनर्जी हम यूज़ भी कर रहे हैं, ये जो नेक्स्ट लाइन है विच इज़ रिटन, दिस एनर्जी अवेलेबल इज सेवरल टाइम्स मोर देन ऑल द एनर्जी प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द वर्ल्ड। मतलब जो आप पूरे विश्व में आज की डेट पे जितनी भी एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से, चाहे थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट से, जो भी आपकी टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड और जो आप यूटिलाइज कर रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम्स एनर्जी हमारे पास अवेलेबल होती है फ्रॉम सन। बट द मोस्ट यू कैन से बिगेस्ट ड्रॉबैक इज़ कि इतनी एनर्जी अवेलेबल होते हुए भी हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम यूटिलाइज कर लें देन ऑफ नो डाउट वी आर गोइंग टू मेक आवर लाइफ वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट, है ना, क्योंकि एनर्जी है तो डेवलप है नेशन, है ना, नेशन डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेरिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी बहुत इजी सी बात है, हम फोटोवोल्टाइक सेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और इसमें कोई नॉइस प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं है, ठीक है, तो नॉइसलेस ऑपरेशन, ये एक इसका एडवांटेज हो गया। मेरिट मीन्स एडवांटेज, ठीक है, फ़ायदे। तो आपसे मेरिट्स क्वेश्चन में पूछता है, एडवांटेज पूछता है, ठीक है, बेनिफिट्स पूछता है, तो सेम चीज़ है, इन तीनों का मतलब है कि इस एनर्जी के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, प्रॉफिट क्या है इसको यूज़ करने का। तो सबसे पहला फ़ायदा कि नॉइस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इट नीड्स लेस स्पेस, है ना, इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस ऑन फ्लोर एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ स्टोरेज वेसल्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टोरेज की ज़रूरत नहीं, कोई फ्यूल आप स्टोर नहीं कर रहे हो। जैसे आप कोल में, थर्मल पावर प्लांट्स में आपको कोल को स्टोर करना होता है, तो आपको कोल को कहीं से निकालना किसी दूसरी प्लेस से जहाँ पे वो अवेलेबल है, फिर जहाँ पावर प्लांट है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना और फिर उसको स्टोर करना, तो बहुत कॉस्टली भी हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड हो जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में, जहाँ पे आप कोल का यूटिलाइजेशन करते हैं जो कि एक नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। तो ये नॉन कन्वेंशनल का ड्रॉबैक है। बट यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ हम सन को यूज़ कर रहे हैं, है ना, और सन हमारे पास हर जगह अवेलेबल है, तो आपको कुछ स्टोर नहीं करना है, सिर्फ आपके पास सेल्स होंगे और फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं और आप डायरेक्टली उससे आप एनर्जी को यूज़ कर ले रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टोर नहीं करना है कि फ्यूल स्टोर करने का झंझट है, वैसा कुछ यहाँ नहीं है, ठीक है। लाइक कोल आपको स्टोर नहीं करना है कहीं, आपको कोई वुड स्टोरेज नहीं करना है ना, कोई भी फ्यूल स्टोरेज है नहीं, तो इसलिए स्पेस, फ्लोर पे जो स्पेस है दैट इज़ नॉट नीडेड, है ना। ध्यान देना, हम फ्लोर की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रूफ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वो वाला स्पेस है ना जो एयर में अवेलेबल है, ओके। बट फ्लोर पे आपको स्पेस आपका खाली रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि इट इज़ चीपर, इनिशियल कॉस्ट इज चीप बिकॉज आपको बहुत कुछ करना नहीं है एंड सन आपके पास ईजिली अवेलेबल है ना, और आपको फ्यूल को स्टोर करने के लिए कोई कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, सेम थिंग है ना। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। दूसरे कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे मेंशन है, लाइक पॉल्यूशन फ्री है, ये भी इसका बेनिफिट है। यू कैन राइट डाउन कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसके एमिशन को कम करता है। जो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे थे ना स्टार्टिंग में कि क्लीन है, चीप है, ये भी इसके फ़ायदे ही हैं। अबंडेंटली अवेलेबल है, ये भी इसका फ़ायदा है ना। तो ये सब आप मेरिट्स में लिख सकते हो। डीमेरिट्स में सबसे पहले तो ये वेदर डिपेंडेंट है, दूसरा इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम है, ठीक है। तो वेदर डिपेंडेंट मतलब मौसम पे डिपेंड है भाई, क्योंकि सन आपका हमेशा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जो सोलर इक्विपमेंट्स हैं, सोलर इक्विपमेंट्स जैसे आपका सोलर कुकर हो गया, ठीक है, यू हैव सोलर वाटर हीटर जो कि सन एनर्जी पे बेस्ड है। तो सोलर कुकर पे आप खाना बना सकते हो, है ना। सन के सामने आप रख दो कि कुछ उसमें आपका कॉन्सेप्ट होता है फोकल पॉइंट का, जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर वगैरह नहीं होते, फोकस कन्वर्जिंग लेंस, है ना। तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फोकस पॉइंट पे आप कुछ रखोगे तो इट विल स्टार्ट बर्निंग। तो वही वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करते हैं कि
वहाँ पे आप खाना रखेंगे तो पक जाएगा, ठीक है। कुकर्स होते हैं सोलर। तो सोलर इक्विपमेंट्स जो भी हैं वो सारे आपके कुछ पर्टिकुलर वेदर कंडीशंस पे वर्क नहीं करेंगे, दे विल फेल एट दो सिचुएशन। जैसे अगर रात होगी, नाइट्स में सन अवेलेबल नहीं है, तो सोलर इक्विपमेंट्स आप उससे खाना नहीं बना सकते हो, ठीक है। यू डोंट, अगर कोई क्लाउडी डेज हैं, बादल छाए हुए हैं, तो सन नहीं है, तो उस टाइम पे कभी बारिश हो रही है, रेनी सीजन है, देन दीज इक्विपमेंट्स विल फेल। दूसरा है आपके लार्ज स्पेस जो है वो रिक्वायरमेंट होती है ऑन रूफ, है ना। जैसे छत पे आपको बहुत सारे सोलर पैनल्स लगाने हैं, तो रूफ पे आप लगाएंगे, बट आपकी रूफ कितनी बड़ी है ना, कितने बड़ी आपकी छत है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा आपको सेल्स लगाने होंगे, तो वो स्पेस आपको रिक्वायर होगी। फ्लोर की बात नहीं करें, बट एट अ पर्टिकुलर हाइट यू नीड अ लॉट ऑफ स्पेस, है ना, क्योंकि सोलर एनर्जी डिफ्यूज्ड फॉर्म में अवेलेबल है। सो फॉर कलेक्टिंग इट, उसको इकट्ठा करने के लिए आपको सोलर पैनल्स लगाने होंगे, और उसके लिए आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये इसका एक डीमेरिट हो गया, ठीक है। डीमेरिट मीन्स डिसएडवांटेज, ओके। तो डीमेरिट मीन्स आपका होता है डिसएडवांटेज। तो अगर आपसे डिसएडवांटेजेस पूछ ले, डीमेरिट्स पूछ ले, तो आप ये चीज़ लिख सकते हो। एक तो ये वेदर डिपेंडेंट मीन्स द सेम थिंग कि नाइट, क्लाउडी डेज, रेनी सीजन्स में सोलर इक्विपमेंट्स वर्क नहीं करेंगे। दूसरा, इनकी एफिशिएंसी कम है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी इतने वेल डेवलप्ड सेल्स अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। वेल डेवलप्ड हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, या आप कह सकते हो सेल्स नहीं है, जो कि इस सारी जो डिफ्यूज्ड फॉर्म में आपके पास सोलर एनर्जी है, डिफ्यूज्ड फॉर्म में, ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकें। बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है ना एनर्जी, आपकी एक जगह तो आ नहीं रही है, पूरे हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड शॉर्ट ऑफ ना सन एनर्जी है। अब उसको आपको जब तक आप इकट्ठा नहीं करोगे एक जगह पे, उससे टेम्परेचर उस लेवल तक हाई नहीं होगा, है ना, और उस लेवल तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी जो हमें चाहिए। तो इसी पे रिसर्च चल रही है। अगर आप लोग कुछ ऐसा कभी रिसर्च करके कुछ इन्वेंट कर पाए, कोई ऐसा डिवाइस जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी को कंसनट्रेट करके ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे, सो इट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट, है ना, क्योंकि उससे हम बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज़ बायोमास, है ना। तो सोलर एनर्जी आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब इस पर कुछ आता है तो यू मे ईजिली राइट डाउन। बाकी अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी, डिफरेंट जो सोर्सेज है रिन्यूएबल एनर्जी के, उन्हें डिस्कस करिए, तो सोलर एनर्जी अब आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बायोमास पे। तो बायोमास जो है आपका, इसको देख लेते हैं। मैंने आपको इसको बता दिया कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, ठीक है। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो बायोमास में क्या ध्यान रखना है कि बायोमास में सोलर एनर्जी आपकी ट्रैप करते हैं ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। और इस प्रोसेस में हम जो सन की एनर्जी उसको कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक मैटर में ऑलरेडी टोल्ड यू फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक मैटर बना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इसी को हम क्या कहते हैं, बायोमास, ठीक है। तो व्हाट इज बायोमास? इट इज द ऑर्गेनिक मैटर विच इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक मैटर है तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस से ही नहीं, कुछ और भी रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमें ऑर्गेनिक मैटर मिलते हैं, ठीक है। नो डाउट सन इज़ द मेन सोर्स, बट आपको एनिमल्स से भी मिल सकते हैं। जैसे अगर वुड की बात करें तो प्लांट से मिला, चारकोल है आपका, है ना, चारकोल, और इसके अलावा या फिर आप कह सकते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं आपके, ठीक है। लाइक जैसे एग्रीकल्चर जब करते हैं तो जो क्रॉप्स हैं लास्ट में उनका कुछ वेस्ट बचा है ना, जो आप कह सकते हो रेसिड्यू है ना, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है ना, वो भी आप ऐसा बायोमास यूज़ कर सकते हो। सूख जाते हैं तो आप उन्हें भी जला सकते हो, ठीक है। जो खरपतवार लास्ट में बच जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, वो सारी वेस्ट, ठीक है। तो उनको भी आप बर्न करके यू गेट बायो एनर्जी, है ना, आफ्टर बर्निंग दीज थिंग्स। लाइक जैसे लकड़ियाँ सूखी हो गई ना आपके, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, चारकोल हो गया, ये सारा बर्न करके यू गेट बायो एनर्जी, है ना। इसके बाद कुछ एनर्जी है जो आपको एनिमल से मिलती है, जैसे काऊ डंग हो गया, है ना, गार्बेज हो गया। गार्बेज मतलब कूड़ा जो पड़ा होता है, तो ये सब भी बायोमास वेस्टेज में आते हैं। जैसे वेजिटेबल के जो रेसिड्यूज़ हो गया, है ना, जैसे कुछ ऐसे पार्ट है जो हम खाते नहीं, बट दे कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ बायोमास एनर्जी, है ना, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोमास। तो इन सारी चीज़ों को हम एनारोबिकली डिकम्पोज करते हैं टू ऑब्टेन द
एनर्जी। अब यहाँ पे एक टर्म आया है एनारोबिकली, है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान दे दो कि ये क्या है। सी एनारोबिकली मीन्स क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में आप डिकम्पोज कर रहे हो इन्हें, मतलब हम इन चीज़ों को ना किसी भी इसको कहीं पर हम इनसाइड द अर्थ ये सारी चीज़ें दबा देते हैं और ऑक्सीजन कोशिश करते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो ताकि एनारोबिक रिएक्शन हो सके, ठीक है। एनारोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एक टर्म होती है एरोबिक, एन हटा दो तो एक टर्म होती है एरोबिक, इट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसको जब डिकम्पोज करते हैं तो भी हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज बायो एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम बायोमास, ठीक है। इसके अलावा ड्राइड एनिमल डंग और कैटल डंग केक्स, लाइक जैसे मीन्स जो आपके कैटल होते हैं ये सारे काउज एंड बफेलोज, तो ये जो इनका एक्सक्रीटा होता है ना, उसकी हेल्प से हम कुछ डंग केक्स बनाते हैं, जिसको कि आप विलेजेस में देखते हो कि रूरल एरियाज़ में, यहाँ पे मेंशन है, इन रूरल एरियाज दे आर यूज्ड एज फ्यूल, है ना। जो आपके उपले होते हैं गाय के गोबर से बनते हैं, है ना, वी कॉल देम कैटल डंग केक्स। तो ये चीज़ें, और सूखा जो भी एनिमल का डंग है ये हम एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, और एज अ एनर्जी रिसोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो रूरल एरियाज़ में इनको डायरेक्टली एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है ना। बट इनके साथ एक इशू है, द इशू इज़ दैट इट प्रोड्यूसेस स्मोक। इसमें स्मोक प्रोड्यूस हो रही है। देखिए सोलर एनर्जी में हमने पढ़ा था दैट इज इट इज़ क्लीन, है ना, बट बायोमास इज़ नॉट क्लीन, कीप दिस थिंग इन माइंड। रिन्यूएबल है बट इट इज़ नॉट क्लीन एनर्जी, क्यों? क्योंकि स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है ना। दूसरा यहाँ पे ये लो एफिशिएंसी, तो ये दोनों इसके डिसएडवांटेज हो गए, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक डिसएडवांटेज मिल गया किसका, बायोमास एनर्जी का, क्योंकि बायोमास से जब आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो तो वहाँ पे स्मोक का प्रोडक्शन होता है, उसको बर्न करना पड़ता है, तो धुआं निकलता है, ठीक है, स्मोक प्रोडक्शन होता है। एंड लो एफिशिएंसी होती है क्योंकि बर्निंग में अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल इज़ ऑल्सो अवेलेबल, एशेज वगैरह मिलते हैं। तो पूरा का पूरा जो आपका इनपुट है वो पूरा आउटपुट में नहीं कन्वर्ट होता, पूरा हीट और लाइट नहीं मिलता है, कुछ अमाउंट इसका एशेस के फॉर्म में भी आ जाता है। और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बायोमास जो है उसको बर्न करने के बाद आपको एक लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, तो एफिशिएंसी यहाँ पर कम है, ठीक है। एफिशिएंसी मीन्स आउटपुट एंड इनपुट रेशियो, है ना, आउटपुट कम है इन कंपैरिजन टू द इनपुट विच वी आर प्रोवाइडिंग, है ना। तो ये दो इसके डिसएडवांटेजेस हो गए, किसके, बायोमास के, ठीक है। बायोमास के डिसएडवांटेजेस क्या हुए, स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है एंड एफिशिएंसी इज लो, है ना। हाई एफिशिएंसी होगी तो ज़्यादा अच्छा है, लो है इट मीन्स इट इज़ अ डिसएडवांटेज। मेरिट्स की बात करते हैं तो मेरिट्स में क्या लिख सकते हैं कि देखो बायो एनर्जी ईजिली अवेलेबल है, तो एक मेरिट आप लिख सकते हो कि इट इज़ व्हाट, ईजिली अवेलेबल, है ना, यहाँ पे नहीं बट यू मे राइट इट डाउन, ईजिली अवेलेबल या अबंडेंटली अवेलेबल। भाई बायोमास भी तो आपका हर जगह अवेलेबल है, जितने ज़्यादा प्लांट्स ट्रीज़ होंगे उतने ज़्यादा आपके पास होंगे, तो आप जितने ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करोगे, ट्रीज़ ग्रो करोगे उतनी ज़्यादा, और जितने ज़्यादा आप अपने कैटल्स का ध्यान रखोगे तो आपके पास उतना ज़्यादा बायोमास अवेलेबल होगा, है ना। इसके अलावा जो वेस्ट फूड मटेरियल हो जाता है उसको भी हम एज अ बायोमास यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो एक तरीके से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम यूटिलाइज़ कर ले रहे हैं, तो इसका मेरिट है। तो ईजिली अवेलेबल है, अबंडेंटली अवेलेबल है, और इसको कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग जो है दैट इज़ वेरी लेस, है ना। अगर चीज़ सस्ती होती है तो हमारे लिए वो एक बेनिफिट है ना। तो दूसरे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, भाई अगर आप कोल लेना चाहते हो तो कोल को आपको पहले तो उसको डिटेक्ट करना, फाइंड आउट करना कि कहाँ पे है भी या नहीं, फिर उसके बाद पूरा उसका एक माइनिंग प्रोसेस होता है, बहुत कॉस्टली होता है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बट ये इतना ईजिली अवेलेबल है कि रूरल एरियाज़ में भी जो लोग इतने रिच नहीं है दे कैन ऑल्सो अफोर्ड फॉर दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये इसका एक बेनिफिट ही है ना। ये हो गया। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट यहाँ पे लिखा है दैट इज सी इट्स लाइक प्लांट्स इंश्योर कॉन्टीन्यूस सप्लाई, है ना। तो इसका अब जैसे सोलर में एक डिसएडवांटेज था कि सप्लाई वाज नॉट कॉन्टीन्यूस, है ना। सोलर एनर्जी वेदर डिपेंडेंट था तो वहाँ पे सप्लाई कॉन्टीन्यूस नहीं थी। अगर आपको सप्लाई को कॉन्टीन्यूस करना है तो आपको सोलर एनर्जी को स्टोर करना होगा इन अ बैटरी, है ना। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह यूज़ कर रहे हो, है ना, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करो, कुछ है उसके भी आप कुछ स्टेप्स ले सकते हो स्टोर करने का, बट यहाँ पे अभी देखते हैं कॉन्टीन्यूस सप्लाई, ठीक है। तो ये आपकी कॉन्टीन्यूस सप्लाई होगी प्लांट्स की।
सॉरी प्लांट्स की वजह से बायोमास की कॉन्टीन्यूस सप्लाई होती है, तो ये इसका एक एडवांटेज। तो ये की टर्म्स आपको ध्यान रखने, एक तो ईजी अवेलेबिलिटी, लेस कॉस्ट, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टीन्यूस सप्लाई, है ना, ये इसका एक एडवांटेज हो गया। दूसरा, ग्रोथ ऑफ बायोमास कंज्यूम्स मोर CO2 दैन इज रिलीज्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इसको आप एक टर्म दे सकते हो ना, ये जो पूरा लिखा है इसकी जगह पे आप लिख सकते हो कि ये जो आपका है ना ग्रोथ है ना, you can write down that net carbon emission is zero. Net carbon emission is zero, है ना, मतलब पूरा जो CO2 है ना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो बायोमास में आप देख रहे हो कि स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो इस वजह से क्या है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस हो रहा है, बट अगर हमें बायोमास चाहिए तो हम उतनी ही ज़्यादा हमें प्लांट्स भी ग्रो करने पड़ेंगे। तो जब प्लांट्स ग्रो करेंगे हम ज़्यादा, तो वो प्लांट्स तो CO2 यूटिलाइज भी कर लेते हैं, है ना। तो कंबशन में नो डाउट CO2 रिलीज हो रहा है, बट आपको बायोमास को ग्रो जब आप करोगे ना प्लांट्स वगैरह, तो वो कंज्यूम भी तो करेंगे CO2 को। तो वही यहाँ पे मेंशन है कि बायोमास का जो ग्रोथ है दैट विल कंज्यूम मोर CO2 दैन, किससे ज़्यादा, जितना कि CO2 आपका रिलीज़ होता है जब आप बायोमास को कंबशन करते हो, उससे कहीं ज़्यादा अगर आप बायोमास को ग्रो करोगे, क्योंकि अगर आपको उसको एज अ फ्यूल यूज़ करना तो आपको उसे ग्रो करना ही पड़ेगा। तो आप एफॉरेस्टेशन करोगे, एफॉरेस्टेशन मीन्स ग्रोइंग ऑफ मोर प्लांट, ठीक है। तो एफॉरेस्टेशन आपको ज़्यादा करना होगा ताकि आपके पास अवेलेबल रहे। तो प्लांट ग्रो करना इज़ अ गुड थिंग, है ना। और इसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो CO2 यूटिलाइज करेंगे। जब आप इनके कुछ वेस्ट पार्ट्स को बर्न करोगे तो CO2 रिलीज़ होगा, बट जो CO2 ये कंज्यूम कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये जो CO2 रिलीज़ हो रहा है दैट इज़ लेस। तो नेट अगर आप कार्बन एमिशन देखो, मीन्स कार्बन आउटपुट एंड कार्बन इनपुट देखो, तो वो आपका कहीं ना कहीं ज़ीरो है, मीन्स कोई CO2 आपका अवेलेबल नहीं है, ठीक है, एनवायरमेंट में। तो नो डाउट स्मोक प्रोड्यूसर है, बट यू कैन से दैट इट्स नॉट पोल्यूटिंग योर एनवायरमेंट, है ना। तो ये इसका एक बेनिफिट हो गया। तो इसको आप नेट कार्बन एमिशन इज ज़ीरो, सो दिस इज़ बेनिफिशियल, है ना। अब आते हैं डीमेरिट्स में। डीमेरिट्स में हमने देखा ही था अभी, एक तो ये कि स्मोक प्रोड्यूस हो रहा था, लेस एफिशिएंट थे, है ना। ये दो अभी हमने देखा डीमेरिट्स में, स्मोक प्रोडक्शन और लेस एफिशिएंट। दूसरा आप लिख सकते हो कि इंडोर पॉल्यूशन होगा, जैसे घरों के अंदर महिलाएं जब इसका यूटिलाइजेशन करेंगी फॉर मेकिंग फूड, फॉर कुकिंग फूड, तो उससे घर के अंदर ही पॉल्यूशन क्रिएट होगा, एयर पॉल्यूशन, है ना। ये आप लिख सकते हो डीमेरिट में। तो इंडोर एयर पॉल्यूशन इज़ अ डीमेरिट। दूसरा जो आप पॉइंट लिख सकते हो कि इससे हेल्थ इश्यूज होंगे अगर पॉल्यूशन है तो, है ना। तो वो हो सकता है। दूसरा डिफॉरेस्टेशन होगा। डिफॉरेस्टेशन मीन्स DE, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है बेटा कटिंग ऑफ ट्रीज, है ना। दिस इज कटिंग ऑफ ट्रीज। और एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। तो पेड़ लगाना के लिए टर्म यूज होता है एफॉरेस्टेशन, और पेड़ काटने के लिए टर्म यूज होता है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन तो सही है नहीं क्लाइमेट के लिए, बट एफॉरेस्टेशन इज गुड थिंग, है ना। तो यहाँ दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर बायोमास को फ्यूल की तरह यूज़ करना है तो आपको पेड़ लगाने भी होंगे, एंड इफ़ यू वांट टू यूटिलाइज इट एज अ फ्यूल तो आपको फिर पेड़ कट करके उसे यूज़ भी करना पड़ेगा, है ना। तो डिफॉरेस्टेशन इज़ रॉन्ग बट एफॉरेस्टेशन इज़ राइट। तो अगर आप ये इंश्योर कर लेते हो कि एफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है डिफॉरेस्टेशन के कंपैरिजन में, तो आपके लिए बेनिफिशियल है ना। अच्छा, इसीलिए इसको रिन्यूएबल भी कहा है, क्योंकि अगर आप इसे यूटिलाइज भी कर रहे हो तो आप इसको अगेन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो, तो बायोमास रिन्यूएबल हुआ ना। तो इट इज़ अ मेरिट ऑफ इट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्म, है ना। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि अगर आप पेड़ों को कट करते हो फॉर गेटिंग दीज फ्यूल, वुड वगैरह अगर आपको चाहिए, तो उस केस में फिर क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन होगा, और उससे जो आपकी लैंड है, लैंड डिग्रेडेशन भी होता है। मीन्स जो आपकी सॉइल है वो उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती है, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन इज ऑल्सो इशू। और अगर भूमि की उर्वरता खत्म हुई धीरे धीरे, वो एक बंजर भूमि बन जाएगा और इट विल स्टार्ट बिकमिंग डेजर्ट, जिसको हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये इस पे लॉन्ग टर्म इश्यूज आ सकते हैं जो कि इसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है। इसके अलावा जो बुक में मेंशन है वो देख लेते हैं कि जो वाटर है आपका वो इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है पाइपलाइन में, है ना। तो वो जब आप बायोगैस प्लांट्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कि पाइपलाइन में वाटर एक्यूमुलेशन का इशू होता है, ये इसका एक डीमेरिट है। दूसरा
ये जो इसकी डिज़ाइनिंग है ना, कुछ गैस अप्लायंसेस हैं, बायोगैस प्लांट होते हैं, तो वो इनएफिशिएंट होते हैं। इनएफिशिएंट से हमने पढ़ा ही लेस एफिशिएंट है, ठीक है। दूसरा, सीजनल वेरिएशन इन गैस प्रोडक्शन, लाइक आपको गैस बायोगैस से आती है ना, जैसे एलपीजी देखते हैं आप, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसी तरह से बायोमास से जब आप गैस फॉर्म में उसे ले आते हो तो दैट इज़ बायोगैस प्लांट, है ना, बायोगैस कहते हैं उसको। तो जब बायोगैस प्रोडक्शन होता है तो कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें एक्चुअली उसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब सीज़न डिफरेंट है तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर अवेलेबल होता है। अगर प्लांट में पूरे इंसुलेशन है या टेम्परेचर कंट्रोलिंग उतनी प्रॉपर नहीं है, प्लांट यहाँ पे मतलब जैसे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ना, वैसे बायोगैस प्लांट्स भी होते हैं। ये वो पेड़ वाला प्लांट नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये जो प्लांट है ये वो बायोगैस प्लांट है, जहाँ पे आपका बायोगैस प्रोड्यूस हो रहा है बायोमास की हेल्प से, ठीक है। तो बायोमास को आप कन्वर्ट करोगे गैस के फॉर्म में, ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन वगैरह होगा तो कोई ना कोई गैस रिलीज होगी, है ना। तो वो गैस प्रोडक्शन जो है वो सीजनल उस पर डिपेंड करेगा। तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई है बट कॉन्स्टेंट नहीं है कि प्रॉपर अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट में आपको नहीं मिल रहा है, वो वेरिएशन हो रही है, उसमें चेंजेस हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है कि हमें अगर कुछ ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो वो अवेलेबल नहीं होगा, तो हमें कोई आइडिया नहीं होगा, कभी कम कभी ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये इसका डीमेरिट है। ओके, तो आई होप कि आपको सोलर और बायोमास क्लियर हो गया, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और आपको लिखने हैं इन एग्जाम, है ना। ओके, अब हाइड्रो एनर्जी पे आ जाते हैं। अगेन इट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, और इससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हाइड्रो जहाँ पे आ गया, हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, हाइड्रो मतलब पानी, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब हाइड्रो पावर कहाँ से मिलता है? फ्रॉम वाटर फ्लो और फॉलिंग वाटर। दूसरी चीज़, अब ये आपको रुके हुए पानी से उतना नहीं मिलेगा, आपको पानी को पहले क्या करना होगा, फ्लो में उसको गिराना होगा किसी पर्टिकुलर हाइट से, है ना। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है, दैट यू वांट अ फॉलिंग वाटर फ्रॉम अ हाइट, ऊंचाई से पानी को गिराना होगा, ठीक है, तभी आपको हाइड्रो पावर मिलेगा। अब वाटर को कैसे ऐसा हम पॉसिबल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें बनाने होते हैं डैम, ठीक है। तो वाटर इज स्टोर्ड बिहाइंड डैम। डैम मतलब बांध, जो आप कहते हो, देखा भी होगा आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। तो ये पानी आप स्टोर करते हो डैम में, है ना। फिर एक पर्टिकुलर हाइट तक पानी स्टोर हो जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज़ ड्यू टू वर्च्यू ऑफ हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, है ना, जितना वो हाइट पे रखा होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर होगी, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसको लेटर आप कन्वर्ट कर देते हो मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। दिस पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? जो वाटर आपने स्टोर किया है एट अ पर्टिकुलर हाइट, ठीक है, पानी को एक पर्टिकुलर हाइट तक स्टोर किया तो उस पर्टिकुलर हाइट पे उस पर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब आप पानी को उस हाइट से छोड़ोगे तो वो मूव करने लगेगा, और मूव होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी क्योंकि पर्टिकुलर हाइट पे भी है, और मोशन आ गया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट मैकेनिकल एनर्जी। तो आपने क्या किया, आपने पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में, और ये जो मैकेनिकल एनर्जी अवेलेबल है इसी को आप कन्वर्ट करोगे फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये हम सब लोग जानते हैं दैट एनर्जी इज समथिंग विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, बट इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ आप देख रहे हो वो चीज़ होती हुई, पोटेंशियल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी एंड देन मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा? इट्स वेरी ईजी। आप सबको पता है एक टरबाइन होता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने देखा कि हमें इसके लिए आर्मेचर को मूव कराना होता है। तो टरबाइन पे जैसे ही पानी गिरेगा फुल फोर्स के साथ, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, और उस टरबाइन से कनेक्टेड होता है हमारा एक, लेट्स से यू हैव अ टरबाइन, तो इसके ऊपर जैसे ही पानी गिरेगा, है ना, इस तरह से कुछ टरबाइन है, इस टरबाइन से कनेक्टेड है आपका एक जनरेटर, ठीक है, यहाँ पे आपका कनेक्टेड है एक जनरेटर, ठीक है। तो जैसे ही इस पर पानी गिरा किसी भी तरीके से, अगर आपने इस टरबाइन को घुमा दिया तो इससे कनेक्टेड जनरेटर घूमने लगेगा, जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर पार्ट है, मूविंग पार्ट, और जैसी फील्ड लाइंस कट होंगी तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जनरेटर का काम ही क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, बट उसके लिए एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि उसका जो ये आर्मेचर है ना, दैट यू नीड टू मूव। तो जैसे ही मूव करेगा तो जो आपका फील्ड यहाँ पे अवेलेबल है, मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, है ना, फैराडेज लॉ आपको सबको पता होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है, नहीं भी पता है तो बस इतना समझ लीजिए कि टरबाइन से कनेक्टेड जनरेटर,
है। और टरबाइन को अगर आपने घुमा दिया, उसमें रोटेशन कैसे भी आप लेकर आ गए, चाहे आप उसे हाइड्रो एनर्जी से लेकर आए चाहे थर्मल एनर्जी से लेकर आए, अगर आपने जनरेटर के उस मूविंग पार्ट को मूव करा दिया तो इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी ना, ऐसा उसमें सेटअप रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पानी आपका जो है, दिस वाटर इज रिलीज ग्रेजुअली, इसको धीरे धीरे हम रिलीज करते हैं और फिर इसको हम अलाउ कर देते हैं कि ये फॉल करे अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ड्राइव विच रोटेट हाइड्रोलिक टर्बाइंस। तो जो टर्बाइन पानी में वर्क करा है दैट इज हाइड्रोलिक टर्बाइन। ठीक है, सेम चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। वाटर को रिलीज करना है, उसको गिरने देना है कहाँ पे, हाइड्रोलिक टर्बाइंस पे। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका, ऑब्वियसली पानी अगर ऊपर से नीचे कोई भी चीज़ गिर रही है तो दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ये आप सभी को पता है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही कोई चीज़ पर्टिकुलर हाइट से गिरती है। ठीक है, तो वाटर आपका गिरा और उससे अटैच जो आपका टर्बाइन है, इससे जनरेटर जो अटैच्ड है ना, जनरेटर अटैच विद टर्बाइन दैट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने देखा कैसे हमने हाइड्रो एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, अब इसका भी एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज, इट विल नॉट, ये ध्यान रखना बस, हाइड्रो एनर्जी मीन्स रिलेटेड टू वाटर। ओके, तो हाइड्रो पावर है, इट विल नॉट पोल्यूट द वाटर और एयर, है ना, तो पॉल्यूशन फ्री हो गया, क्लीन फॉर्म हो गया। तो ये कुछ कॉमन एडवांटेजेस सारे रिन्यूएबल एनर्जी के हो रहे हैं, आप देख रहे हो, है ना। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन ना ही वाटर पॉल्यूशन हो रहा है ना ही एयर पॉल्यूशन हो रहा है, कोई वेस्ट भी यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है, सबसे अच्छी बात। नहीं तो फिर एक इशू आता है कि वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहाँ पे लेके जाए, है ना, तो वो यहाँ पे नहीं है। दूसरा, लिमिटेशंस क्या है, एडवांटेज आपने देख ली, लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो लिमिटेशंस में आप लिख सकते हो कि इसके लिए आपको तो डैम जब आप डैम बनाते हो ना, तो आपको बहुत सारी एरिया चाहिए होती है, क्योंकि डैम बहुत बड़े बनते हैं, तो आपको कभी फॉरेस्ट काटने पड़ सकते हैं। तो एक इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकता है ना, इससे फ्लड भी आने के चांसेस, अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग अच्छी नहीं हुई, कभी ज़्यादा बारिश होगी तो डैम फिल हो जाएंगे, फिर पूरा पानी हाइट से बह के दूर दूर तक जा सकता है और आसपास के एरियाज़ में बाढ़ आ सकती है। तो फ्लडिंग सिचुएशन मीन्स बाढ़ वाली सिचुएशन। ठीक है, और जो वहाँ के फ्लोरा एंड फौना है, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फौना मीन्स एनिमल्स, तो आसपास के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली आप डैम वगैरह बना रहे हो तो आपको प्लांट्स कट करने हैं, फिर जंगलों में जो एनिमल्स रह रहे हैं उनके ऊपर भी एक एडवर्स इफेक्ट यानी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एडवर्स इफेक्ट है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट मीन्स एक बुरा प्रभाव पड़ेगा वहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौना है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ये दोनों चीज़ें क्या है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, एनवायरनमेंट में डिसबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें, फ्लड और दूसरा फ्लोरा और फौना पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, गलत प्रभाव। ओके, अब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है है ना, तो ये चीज़ मत लिखना पॉल्यूशन वगैरह, क्योंकि अभी हमने कहा कि पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, देन वी आर सेइंग दैट पॉल्यूशन इज हैपनिंग, है ना, सो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स, डू नॉट राइट दिस थिंग। जनरेशन से बस एक इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इज द लिमिटेशन, है ना, फ्लडिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और दूसरा फ्लोरा फौना पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका विंड एनर्जी। लिमिटेशन में आप ये भी लिख सकते हैं कि लार्ज स्पेस इज रिक्वायर्ड, है ना, तो ये सारी चीज़ें। एडवांटेज में पॉल्यूशन फ्री है, क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कोई वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी है तो इनएग्जॉस्टिबल है, ये सब इसके एडवांटेजेस हो गए। विंड एनर्जी का क्या है कि जो विंड एनर्जी है दिस इज रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन पोल्यूटिंग है ना, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर इसको हम यूटिलाइज कर पाएँ, अगर इसे हार्नेस करें तो इट कैन ईजिली सेटिस्फाई द एनर्जी डिमांड्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो हमारी देश की नीड है, एनर्जी की जो डिमांड है, जो एनर्जी की नीड है वो ईजिली सेटिस्फाई हो सकती है बाय द यूज़ ऑफ विंड एनर्जी। दूसरा कहा इन्होंने कि एस्टिमेट्स जो है ना, एस्टिमेट्स मतलब जो हम लोग आकलन करते हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स रिलीज़ होती है, तो उनके हिसाब से ये चीज़ रिवील हुई है, ये चीज़ बाहर निकल कर आई कि 2% ऑफ द टोटल सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन अर्थ इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर। जो टोटल सोलर एनर्जी अभी आपने देखा था समथिंग इन मेगावाट्स, है ना, 3.7 इंटू 10⁻20 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी, है ना, वो जो एनर्जी है उसका 2% वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है विंड एनर्जी में। जो अर्थ में पहुंचती है एनर्जी उसका 2% हमारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। कैसे, कुछ हीट की वजह से टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं, और जहाँ हाई टेम्परेचर है वहाँ पे लो डेंसिटी, और जहाँ लो टेम्परेचर वहाँ हाई डेंसिटी। तो
हाई टू लो डेंसिटी मूवमेंट ऑफ एयर विल टेक प्लेस ना, ये सारी चीज़ें मतलब कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर मूव करने लगता है, तो उसी को हम क्या देते हैं, विंड जनरेट हो गई, विंड प्रोड्यूस हो गई, स्टॉर्म आ गया, साइक्लोन आ गया ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने पे, नॉर्मल डिफरेंस है, नॉर्मल विंड ब्लो कर रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, तो ये एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली। दूसरा इन्होंने कहा है, थर्ड पॉइंट इज 30% ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी अकर्स इन द लोवेस्ट 100 मीटर ऑफ एलिवेशन। देखो ये सारी चीज़ें जितना आप एग्जाम में लिख सकते हो उतना ही, बाकी मैं समझा दे रही हूँ, बट इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि रिन्यूएबल है, नॉन पॉल्यूटिंग है, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा है, यू नीड टू जस्ट राइट डाउन द कीवर्ड्स, टाइम इतना होता नहीं है ना, ट्रमेंडस पोटेंशियल है इसके अंदर, है ना। देन 30% ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी अकर्स इन लोवेस्ट, अभी हाइट पे भी डिपेंड करता है कि विंड कहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है, तो लोवेस्ट किलोमीटर्स, ये हम सी लेवल से देखते हैं कि कितनी ऊंचाई पे, तो 1000 मीटर तक 30% ऑफ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल रहती है ना, विच कैन बी कन्वर्टेड, ये काइनेटिक एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हो, अगेन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया तो आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब एनर्जी possessed by wind by virtue of its motion, so the device used to extract this energy should be capable of slowing down the wind. So ये स्टेटमेंट लिखा है कि एनर्जी, जो विंड में एनर्जी होती है वो उसके मोशन की वजह से ही होती है ना, क्योंकि वो मूव कर रहा है इसीलिए उसमें एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो जो भी डिवाइस आप चाहते हो कि उससे वो एनर्जी ले विंड से, तो उस डिवाइस को के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो विंड की स्पीड को स्लो डाउन कर सके, उसके बीच में एक ऑब्स्टिकल की तरह प्रेजेंट हो सके, ठीक है। इसके मेरिट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो अबंडेंस अवेलेबिलिटी है, अगेन विंड आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। दूसरा, फॉर नो प्राइस, मीन्स इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, इसका कोई पैसा नहीं लगना है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपका पैसा नहीं देना, विंड आपके पास ईजिली अवेलेबल है, तो इसका फ़ायदा हो गया। दूसरी चीज़ कि रिमोट प्लेसेस में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं किया जा सकता, जहाँ तक हम पहुँचा नहीं सकते, पावर प्लांट्स नहीं जहाँ पे लगा सकते हैं, जहाँ पे कोल नहीं है ना, या ट्रांसमिशन लाइंस जहाँ पे नहीं पहुँचाई जा सकती, तो वहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है, रिमोट यानी जो दूर के एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत अच्छा एक सोर्स हो सकता है। तीसरा इसका फ़ायदा है जो कि ज़्यादातर सभी रिन्यूएबल एनर्जीज़ में है, वो ये है कि नॉन पॉल्यूटिंग है और इको फ्रेंडली है। सी ये टर्म्स ना बहुत कॉमन है, आप हर रिन्यूएबल एनर्जी में लिख सकते हो क्या, कि ये नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, और दूसरा इट इज़ इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मीन्स एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो आपके एनवायरमेंट को कोई भी क्षति ना पहुँचाए, कोई भी नुकसान ना करे, तो उस चीज़ को हम इको फ्रेंडली कहते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स याद रखना, इनको आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो without any hesitation, whether it's hydro energy, whether it's wind energy, solar energy, कोई भी renewable energy। Okay, so what I was talking कि नॉन पोल्यूटिंग और इको फ्रेंडली, तो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनमें आप ये दोनों टर्म्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उनके फीचर्स में। क्योंकि इको फ्रेंडली, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी डेंजरस या अनवांटेड नहीं है, ठीक है। तो सारी ही रिन्यूएबल एनर्जी इको फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, दे आर नॉन पॉल्यूटिंग एज वेल। एक बायोमास एक्सेप्शन था जिसमें स्मोक प्रोड्यूस हो रहा था, बट ओवरऑल वो भी इको फ्रेंडली ही है, क्योंकि हमने देखा था नेट कार्बन एमिशन ज़ीरो था, ठीक, ओके। अब हम आते हैं डीमेरिट्स में। तो टाइडल एनर्जी का जो डीमेरिट्स हैं वो क्या हो सकते हैं कि दीज आर लेस फेवरेबल इन सिटी लोकेशंस, क्योंकि आपकी जो विंड है ना वो हायर लोकेशंस पे ज़्यादा अवेलेबल होती है। तो सिटी लोकेशन पे ऐसे, जैसे कि हमारे जहाँ पे सिटी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है इतने सारे, तो वहाँ पे विंड मिल्स भी तो नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ के लिए ये लेस फेवरेबल है, वहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये कि इट इज़ अनरिलायबल एंड इंटरमिटेंट, ठीक है। अनरिलायबल मतलब अविश्वसनीय, आप इस पर विश्वास नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि ये भी एक तरीके से वेदर डिपेंडेंट है, तो आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते कि हर वक्त आपके लिए अवेलेबल रहेगी विंड। कभी मान लो विंड ना ही चली, है ना, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो इन ए ईयर विंड इज़ नॉट अवेलेबल, है ना। तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जैसे कोस्टल एरियाज़ पे, वहाँ विंड अवेलेबल होती है, तो वहीं पर आप विंड मिल लगा सकते हो। बट अगर आप चाहो कि इन प्लेसेस लाइक यूपी और बिहार या ये वाले जो सेंट्रल रीजन्स हैं जहाँ इतनी ज़्यादा विंड्स नहीं अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर, तो वहाँ पे ये एक तरीके से फिर बहुत अच्छा नहीं रह पाता है ना, तो वहाँ अनरिलायबल है ये। इसके अलावा इंटरमिटेंट है, इंटरमिटेंट मीन्स नॉट कॉन्टीन्यूस,
मीन्स कॉन्टीन्यूस सप्लाई नहीं है, तो उसका ड्रॉबैक होगा। रुक रुक के हवा चलेगी, रुक रुक के एनर्जी मिलेगी, बट हमें तो हमेशा ही चाहिए, है ना। सो इट इज़ अ डीमेरिट। इसके अलावा इट इज़ नॉट अवेलेबल रेगुलरली, है ना, तो ये हर वक्त अवेलेबल नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो अगेन इट्स डीमेरिट। अच्छा, प्रेजेंट विंड एनर्जी सिस्टम्स जो हैं दे आर सोर्स ऑफ इमेंस नॉइस पॉल्यूशन। ये भी एक चीज़ है, जो विंड मिल है वो जब मूव करते हैं तो उससे नॉइस बहुत क्रिएट होता है, और दिस इज सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो अभी हमने कहा नॉन पोल्यूटिंग है, तो एक पोल्यूशन इट इज़ कॉजिंग, दैट इज़ नॉइस पोल्यूशन, है ना। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें, एयर को नहीं पॉल्यूट कर रहा है, वाटर नहीं पॉल्यूट कर रहा है, सॉइल पोल्यूशन नहीं कर रहा है ना, सिर्फ एक चीज़ कर रहा है, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है ना। सो दिस इज इट्स ड्रॉबैक, है ना। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं हम टाइडल एनर्जी पे। तो टाइडल एनर्जी जो है, अब देख लेते हैं टाइड्स कैसे प्रोड्यूस होती है। टाइड्स ओशन में आती हैं, ठीक है, लहरें ऊपर तक उठती हैं, तो वो होता क्यों, ड्यू टू सन एंड मून, है ना। तो सन यानी सूर्य, मून मीन्स योर आपका चंद्रमा। तो ये भी चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे धरती खींचती है। इनफैक्ट यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींच रहा है। द ओनली थिंग इज़, अगर कोई ज़्यादा हैवी मास का है तो वो पुल करेगा, तो उसकी तरफ आप खींचे चले जाएंगे। जैसे सन है, मून है, ये सब हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो उसी तरह से अर्थ है, दैट इज़ ऑल्सो हैवी ऑब्जेक्ट। इसी वजह से कुछ ऊपर चीज़ फेंकते हैं तो वो सीधे गिरती है अर्थ पे, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, है ना, वो उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो अब सन और मून है, ये भी चीज़ों को खींच रहे हैं, है ना, अर्थ भी अपनी तरफ खींच रही है। तो इनका ग्रेविटेशनल पुल जब काफ़ी हाई हो जाता है, तो ओशन का जो पानी है वो इनकी तरफ खिंचता है, तो काफ़ी हाइट तक पहुंच जाता है। तो आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का सोर्स दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है। तो अगेन अगर आप उसको किसी टरबाइन पे गिरा देते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो जाएगा। तो वही हम टाइडल एनर्जी में करते हैं। तो ये पॉइंट्स आप देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि क्या चीज़ टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून। उसमें भी मून क्योंकि ज़्यादा पास है अर्थ के, तो मून का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि दूरी जैसे जैसे कम होगी, ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा इक्वेशन लाइक दिस ना, g(m1 m2 by r स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स का प्रोडक्ट, है ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक जो इक्वेशन था, तो उसी से आप देख लीजिए कि जो जितना पास है उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट का मास होगा, फोर्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये चीज़ें अब सॉरी, ये जो दिस टाइप ऑफ एनर्जी मीन्स टाइडल एनर्जी दैट कैन बी हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग द टाइडल बैराज। द सेम वे हम डैम बना रहे थे जैसे हाइड्रो पावर में, वैसे टाइडल में हमें क्या बनाना है, टाइडल बैराजेस बनाने हैं, ठीक है, टाइडल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए, ठीक। अब एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड फ्रॉम हाई एज वेल एज फ्रॉम लो टाइड्स। अब टाइड्स जब आप कोई इतना डिटेल में नहीं जाना है, दीज आर जोग्राफिकल टर्म्स। तो टाइड्स में हाई टाइड, लो टाइड, दो तरीके की टाइड्स होती हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट टाइड्स प्रोड्यूस होता है। और तो इन दोनों ही टाइड्स में, चाहे हाई टाइड हो चाहे लो टाइड हो ना, चाहे शोर की तरफ आ रही हो या पीछे जा रही हो, ठीक है, बट इन बोथ द सिचुएशन जो आपका एनर्जी है वो आपको मिल सकता है, क्योंकि दोनों टाइम पे मूवमेंट है ना। हाई टाइड्स में भी मूवमेंट है, लो टाइड्स में मूवमेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों में है। तो आप दोनों ही टाइड्स के केस में एनर्जी को उससे ले सकते हो, ठीक है, हार्नेस कर सकते हो। हाई टाइड्स में क्या होगा, जो सी वाटर है वो फ्लो करेगा इनटू द रिजर्वायर ऑफ द बैराज एंड ऑपरेट्स द टर्बाइन विच इन टर्न प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाय रोटेटिंग जनरेटर, ठीक है। तो ये तो कॉमन चीज़ है, टर्बाइन आपको रोटेट कराना ही है ना, और टर्बाइन से आपका जनरेटर कनेक्टेड होता है। तो अगर आप टर्बाइन को रोटेट कराओगे तो जनरेटर रोटेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक। और लो टाइड्स में भी सेम चीज़ होगी। बस डिफरेंस क्या है कि हाई टाइड में जो सी वाटर है वो रिजर्वायर के अंदर फ्लो हो रहा है ना, और लो टाइड में जो वाटर स्टोर्ड है रिजर्वायर में वो वापस से सी में जा रहा है ना। और क्योंकि टरबाइन बीच में रखा होगा रिजर्वायर और सी के बीच में, है ना, आप टाइडल बैराज बनाओगे, ठीक है। लेट्स से हमने टाइडल बैराज बनाया, यहाँ पे टाइड आ रही है और ये ओशियन है, और इस साइड आपका रिजर्वायर है, तो यहाँ पानी इधर से जा रहा है, और यहाँ टरबाइन है, इस टरबाइन से कनेक्टेड आपका एक है जनरेटर, ठीक है। तो ये भी हाइड्रोलिक टरबाइन ही है। तो अब क्या होगा, चाहे पानी इधर से रिजर्वायर में जाए, चाहे रिजर्वायर से वापस ओशियन में जाए, जब हाई टाइड होगी तो ओशियन से पानी कहाँ जाएगा, सी। यहाँ बना लेते हैं, लेट्स सी आपने टाइडल बैराज बनाया, ठीक है। यहाँ पे आपका है एक
टरबाइन है ना, दिस इज़ योर टरबाइन। इस टरबाइन से कनेक्टेड है आपका एक जनरेटर, ठीक है, दिस इज़ टरबाइन, दिस इज़ जनरेटर, ठीक है। ये ओशियन है और आपने ओशियन में ही बना दिए टाइडल बैराजेस, ठीक है, टाइडल बैराज बना दिया आपने। एक कंस्ट्रक्शन, एक स्ट्रक्चर है, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिजर्वायर है, ठीक। तो रिजर्वायर यहाँ पे ओशन से पानी आ रहा है, हाई टाइड है तो पानी ओशन से रिजर्वायर में जाएगा। लो टाइड्स के केस में क्या होगा, रिजर्वायर से पानी वापस से ओशियन में जाएगा। तो दोनों ही केसेस में जो टरबाइन यहाँ पे रखा हुआ है वो मूव करेगा, चाहे पानी आपका ओशियन से रिजर्वायर में जाए, चाहे आपका रिजर्वायर से ओशियन में जाए। ये जो टरबाइन रखा हुआ है दिस विल मूव, है ना, और ये मूव करेगा तो इससे कनेक्टेड जनरेटर भी मूव करेगा, और अगर जनरेटर मूव किया तो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका टाइडल एनर्जी जनरेट हो रहा है, चाहे लो टाइड हो चाहे हाई टाइड हो। हाई टाइड के केस में क्या होता है, हाई टाइड के केस में ओशियन से रिजर्वायर की तरफ पानी जाता है। हाई टाइड में क्या होता है, ओशियन टू रिजर्वायर, और लो टाइड में क्या होता है, रिजर्वायर टू ओशियन। ये ध्यान रखना बस, दिस इज द ओनली डिफरेंस, बाकी दोनों स्टेटमेंट सेम है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि इस टाइम पे सी वाटर फ्लो हो रहा है रिजर्वायर में, और लो टाइड पे वाटर जो रिजर्वायर में स्टोर है वो फ्लो हो रहा है सी में, ठीक है, वो ओशन की तरफ जा रहा है बस। बाकी टरबाइन ऑपरेट करेगा इस वजह से, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी क्योंकि टरबाइन से कनेक्टेड जनरेटर मूव करेगा। क्लियर है। तो इन दिस वे द एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड फ्रॉम बोथ द हाई टाइड्स एंड लो टाइड। क्लियर है। मेरिट्स में आते हैं, तो इसका मेरिट क्या है कि वेरी लेस एरिया इज रिक्वायर्ड, है ना, और दैट ऑल्सो इन बी, भाई जो ओशन के किनारे हैं, ओशन से वहीं पे आपको लगाना है इन्हें। तो आपको कोई ऐसा नहीं कि सिटी के अंदर लगाना, बहुत सारा एरिया चाहिए फॉरेस्ट कट करने, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। दूसरा, इट इज़ फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, है ना, ये पॉल्यूशन भी नहीं कर रहा है, कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट हो रहा है, और यहाँ कोई और फ्यूल भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये भी इसका एक मेरिट हो गया। दूसरा, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी अनहेल्दी वेस्ट, जैसे कोई गैसेस, ऐश, रिफ्यूज़, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है। तो ये भी इसका एक मेरिट है कि कोई वेस्ट प्रोडक्ट ऐसा नहीं प्रोड्यूस हो रहा है जो नुकसानदायक हो, इनफैक्ट हो ही नहीं रहा है ना, तो ये इसका मेरिट हो गया। डीमेरिट पे आते हैं, तो टाइडल पावर प्लांट्स का डीमेरिट क्या होगा कि दे कैन बी डेवलप्ड ओनली इफ़ नेचुरल साइट्स आर अवेलेबल। बिल्कुल, आपके पास ओशियंस होने चाहिए, नेचुरल साइट्स अवेलेबल होनी चाहिए। आप ऐसे ही नहीं टाइड प्रोड्यूस कर सकते कि आप एक रिवर में टाइड आ जाए, या फिर आप ऐसे नहीं कर सकते कि ऐसी ज़मीन में कहीं पे भी टाइड आ गई। उसके लिए आपको नेचुरल साइट चाहिए, आपको ओशंस चाहिए, तो उसका डीमेरिट है। अगेन, हर जगह पे नहीं आप इसे यूज़ कर सकते, सबसे बड़ा डीमेरिट। दूसरा, कैपिटल कॉस्ट हाई है प्लांट की, यहाँ पे थोड़ा सा है ना, पैसा लगेगा क्योंकि आपको बैराज बनाना, डैम में भी थोड़ा कॉस्ट हो जाता था क्योंकि डैम बनाने में काफ़ी पैसा लगेगा ना, कॉन्क्रीट वगैरह चाहिए। उसी तरीके से इसमें भी लगेगा आपका, तो ये कैपिटल कॉस्ट, तो ये चीज़ आप हाइड्रो पावर में भी लिख सकते हो डीमेरिट में, है ना। कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज़ हाई ड्यू टू डैम कंस्ट्रक्शन, है ना। और यहाँ पे ड्यू टू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैराज, जो टाइडल बैराज हम बनाते हैं, डैम लाइक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रहता है। देन यूटिलाइजेशन ऑफ टाइडल एनर्जी ऑन स्मॉल स्केल हैज़ नॉट येट प्रूव्ड इकोनॉमिकल। मतलब अगर आप स्मॉल स्केल में छोटे पर्पज़ के लिए भी टाइडल एनर्जी यूटिलाइज करना चाह रहे हो तो भी वो आपके लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बहुत इकोनॉमिकल नहीं है। मतलब इतना जितना आप ज़्यादा लगाते हो एनर्जी उस हिसाब से नहीं प्रोड्यूस होती, इनपुट ज़्यादा लग जाता है, पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और उतना फ़ायदा नहीं होता। तो दिस इज़ योर डीमेरिट, है ना। और थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो क्या फ़ायदा है फिर टाइडल एनर्जी यूज़ करने का। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि कोई कॉस्ट इफ़ेक्टिव आप इक्विपमेंट या डिवाइस या कोई प्रोसेस खोज पाते हो तो इट विल बी वेरी गुड थिंग, है ना। बट अभी तो फिलहाल इट इज़ इट्स डीमेरिट, तो इसको आप लो एफिशिएंसी भी कह सकते हो ना, कि नॉट दैट एफिशिएंट, है ना, सेम थिंग। और एक्सपेंसिव कह सकते हो, नॉट इकोनॉमिकल, है ना। तो ये कुछ कीवर्ड्स एक्चुअली ध्यान देना, सेंटेंस आप खुद बना लो, लेकिन जैसे इकोनॉमिकल नहीं है ये ध्यान देना, कैपिटल कॉस्ट हाई है ये ध्यान देना। दूसरा, नेचुरल साइट्स अवेलेबिलिटी इज मस्ट, है ना। अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि ओशन होना चाहिए एवरीवेयर, इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट दिस थिंग, है ना, इट इज़ नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना। ये चीज़ें आप लिख सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए ना। ओके, अब आते हैं हम ओशन थर्मल एनर्जी पे। तो ओशन थर्मल एनर्जी नाम से ही पता चला कि ओशन का इन्वॉल्वमेंट है और थर्मल यानी कि टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट।
तो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स जो हैं दे कन्वर्ट द हीट ऑफ द ओशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, बट क्या चीज़ कन्वर्ट हो रही है? टाइडल के केस में, हाइड्रो पावर प्लांट्स में, विंड में, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रिकल में, या आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी हो रही थी मैकेनिकल में, पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन है। बट ओशन थर्मल एनर्जी में क्या हो रहा है कि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस जो है, जो हीट है, दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो जो यहाँ पे मेन रीज़न रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ टेम्परेचर डिफरेंस। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी ओशन थर्मल एनर्जी की बात होती है तो जो कीवर्ड ध्यान रखना दैट इज़ टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपने टाइडल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पुल ध्यान रखना था सन मून का, है ना। इसके अलावा टाइडल बैराज वॉज इम्पॉर्टेंट। फिर बोथ लो एंड हाई टाइड्स वॉज इम्पॉर्टेंट, दोनों केसेस में हो रहा था। हाई टाइड में मैंने आपको बताया फ्रॉम वाटर वॉज फ्लोइंग फ्रॉम सी टू रिजर्वॉयर। लो टाइड में मैंने आपको बताया कि वाटर वॉज फ्लोइंग फ्रॉम रिजर्वॉयर टू सी, है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और दोनों से एनर्जी हो सकती है हार्नेस, बिल्कुल, है ना। उसके बाद मेरिट्स डीमेरिट्स दैट यू विल डू। ओशन थर्मल में हमें क्या ध्यान रखना है कि ओशन में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वाटर का, सरफेस पर टेम्परेचर हाई है, बट एज यू विल गो डाउन टेम्परेचर लो होता जाएगा, क्योंकि ऊपर तो सन के कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट, है ना। सोलर एनर्जी से हम देख रहे थे, OTEC भी उस पर डिपेंड करता है। देन ये ध्यान रखना, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। ओशन का पानी चाहिए हमें, थर्मल टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए हमें फॉर द एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस, तो उसका नाम रख दिया ओशन थर्मल एनर्जी। अब टेम्परेचर डिफरेंस इज इम्पॉर्टेंट। तो लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस होता है वार्म सरफेस सी वाटर, सी वाटर के सरफेस पे, जैसे सी में आपका पानी है, तो जो ऊपर वाला सतह पे जो पानी है उसका टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि वो सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ना। कितना होता है टेम्परेचर? 28 से 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे तो पानी आपका ठंडा होता जाएगा, है ना। तो जो डीप सी वाटर है वो कैसा है? कोल्ड है। कोल्ड है कितना? 5 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस आ गया ना, 20-25 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। अब दैट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इस डिफरेंस से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। अब इसके मेरिट्स देख लेते क्या है। अभी के लिए इतना ही, बाकी OTC पूरा चैप्टर है तो उसमें डिटेल में है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि कैसे प्लांट की वर्किंग है। मेरिट्स क्या है? OTC प्रोसेस जो है वो एक्सप्लॉइट करता है टेम्परेचर डिफरेंस को बिटवीन द वार्म सरफेस एंड कोल्ड बॉटम वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे ये किस चीज़ का यूटिलाइजेशन करा है? जो टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट हुआ है, ये नेचुरल प्रोसेस है कि वार्म सरफेस होगा ऊपर और बॉटम में यानी नीचे ओशन में कोल्ड वाटर होगा, तो उसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। तो इस डिफरेंस से हम क्या ऐसा करें कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए, है ना। दिमाग लगाया किसी ने, तो OTC का वहाँ पे कॉन्सेप्ट आया, ठीक। इंडिया में क्या है कि इस द कंडीशंस फॉर ऑपरेशन ऑफ OTC प्लांट्स आर फेवरेबल। भारत में ये चीज़ है क्योंकि यहाँ पे सन है, अवेलेबल है ना। अब कहीं पर अगर नहीं अवेलेबल होगा तो ऊपर भी पानी हॉट नहीं हो पाएगा, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो फिर आप नहीं यूज़ कर सकते OTC को ना। बट इंडिया के केस में अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सन इज़ अवेलेबल, सो वाटर, सरफेस वाटर गेट्स वार्म, है ना। तो यहाँ OTC प्लांट्स आप अच्छे से बना सकते हो और फेवरेबल भी है बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस। एंड ये भी एक अच्छी बात है कि थ्रू आउट द ईयर ये टेम्परेचर डिफरेंस कॉन्स्टेंट भी रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो रहा है, कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, ठीक है। ओके, थोड़ा जल्दी करते हैं, इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन शायद बड़ा भी था थोड़ा। ओके, अब आते हैं इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी यहाँ पे ट्रांसमिशन भी ज़्यादा महंगा नहीं होगा, इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, मतलब चीप है, एंड दैट इज़ पॉसिबल बाय OTC। बट वो क्या है आपका, इसमें एक कंडीशन है कि OTC प्लांट जो है वो 30 किलोमीटर में होने चाहिए फ्रॉम द सी शोर, 30 किलोमीटर के अंदर ही अंदर हो तो ज़्यादा फायदेमंद, ठीक है। ये इसका एक मेरिट है कि ट्रांसमिशन इनएक्सपेंसिव है। दूसरा मेरिट ये है कि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस हैं फॉर द वर्किंग ऑफ OTC प्लांट। डीमेरिट की बात करते हैं तो ग्रेटर डिस्टेंस पे फ्रॉम प्लांट टू सी शोर ट्रांसमिशन कॉस्ट बढ़ जाता है। इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन कहाँ होता है? जब 30 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर आपका प्लांट है। बट इफ़ इट इज़ प्रेजेंट समवेयर एट वेरी हाई डिस्टेंस फ्रॉम सी शोर, है ना, ओशन से काफ़ी दूरी पर अगर प्लांट लगाया आपने, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट इंक्रीज़ होगा, तो इसका डीमेरिट हो गया, है ना, ये इसका नुकसान हो गया। दूसरा,
OTC टेक्नोलॉजी अभी इन्फांट स्टेज में है, मतलब अभी इस पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी। इट इज़ जस्ट इन्फांट मीन्स जो शिशु है ना, तो अभी जो स्टेज है दैट इज़ जस्ट ग्रोइंग स्टेज। अभी वेल डेवलप्ड प्रोसेस नहीं है और इतना इफेक्टिव प्रोसेस भी नहीं डेवलप हो पाया है। तो इट इज़ अगेन द मैटर ऑफ रिसर्च एंड कंसर्न, है ना। OTC टेक्नोलॉजी जो है कॉस्टली और डिफ़िकल्ट है, ये इसका एक क्या है डीमेरिट, इट इज़ कॉस्टली। अभी इतना इफेक्टिव नहीं बन पाया। अब कोई अगर कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आ जाता है देन इट विल बी गुड फॉर यू। वेव एनर्जी पे आते हैं। वेव क्या है, जो नॉर्मल लहरें आती हैं टाइड और वेव में देयर इज डिफरेंस। वेव आपके नॉर्मल विंड की वजह से भी जो ब्लो होते हैं उसकी वजह से भी आप नॉर्मल कंडीशंस में वेव्स देखते ही हो ना। तो मोशन ऑफ सी सरफेस ड्यू टू इन द फॉर्म ऑफ विंड वेव्स है ना, दैट फॉर्म्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब उन वेव्स से भी आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए होता है फ्लोटिंग प्रोपेलर्स, जो कि शैलो वाटर में, मतलब ज़्यादा गहराई में मत जाओ, ऊपर में शैलो वाटर में इन प्रोपेलर्स को आपने रख दिया, ठीक है, शोर्स के पास, मतलब जो आपके तट होते हैं ना, मीन्स लैंड वाला जो एरिया जो ओशन के आसपास ना, दैट इज़ योर शोर, सी शोर है ना, पता होगा। तो उन्हीं पर आपने फ्लोटिंग प्रोपेलर्स रखे हुए जो शैलो वाटर वहाँ आता है ना, ड्यू टू द मोशन ऑफ वेव्स। अब ये प्रोपेलर, क्योंकि वेव भी मूव कर रहा है तो जो प्रोपेलर्स हैं वो भी मूव करेंगे, मोशन आया तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इन प्रोपेलर्स को हम किससे कनेक्ट करेंगे, टरबाइन से। तो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से अटैच्ड आपका जनरेटर मूव करेगा और फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो ये वेव एनर्जी, ठीक है। दूसरा ये चीप है क्योंकि प्रोपेलर्स छोटे छोटे हैं, तो ये आपके काफ़ी ईजिली बन जाएंगे। क्लीन और इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो फ्लोटिंग प्रोपेलर्स मीन्स कुछ प्रोपेलर्स यानी कि एक आपका डिवाइस है जो कि मूव करता है, ठीक है, फ्लोट करता है, उस पर पानी में तैरेगा, ठीक है, फ्लोट करेगा, अंदर सिंक नहीं हो जाएगा। तो ये फ्लोटिंग प्रोपेलर्स हैं और इनको आपने टरबाइन से कनेक्ट किया, टरबाइन इज कनेक्टेड विद जनरेटर। और वेव्स में भी मोशन है, लहरों में भी है ही गति, और उसी गति का यूज़, उसी को कन्वर्ट कर लेंगे हम, ठीक है। मेरिट्स में आते हैं इसके। तो ओशन वेव एनर्जी जो है दैट इज़ रिन्यूएबल, नो डाउट है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये चीज़ें आप खुद से भी जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये चीज़ फ्री में अवेलेबल है, चाहे सोलर एनर्जी है, हालांकि सोलर एनर्जी में आपको सेल्स चाहिए होते हैं, सोलर सेल्स, बट अगेन इट इज़ अवेलेबल फ्रीली। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट विद इंक्रीज, हैंस इट्स इम्पॉर्टेंट विद इंक्रीज विद टाइम, बिल्कुल है ना। वेव्स कॉन्टीन्यूस है, ये इसका एक फ़ायदा है। जैसे विंड में हम देख रहे थे इट वॉज नॉट कॉन्टीन्यूस, है ना। सोलर भी हर वक्त अवेलेबल नहीं था, विंड वॉज ऑल्सो नॉट कॉन्टीन्यूस, इट इज़ इंटरमीडियंट, है ना। टाइड्स भी आपको हर जगह अवेलेबल, बट वेव्स जो है ना ये कॉन्टीन्यूस है आपके ना। और ये हर, आप देखोगे अगर आप कभी भी ओशन के पास गए हो, आप देखोगे लहरें आती जाती रहती है ना, तो दे कम एंड गो बिटवीन 6 सेकेंड्स का अंतर रहता है, तो आसानी से आप कॉन्टीन्यूस सप्लाई यहाँ पे ले सकते हो। और जो कलेक्टर साइज ऑफ वेव मशीन है दैट इज़ वेरी स्मॉल देन सोलर डिवाइस, है ना। जो यहाँ पे प्रोपेलर्स यूज़ हो रहे हैं छोटे छोटे साइजेस में है, तो बहुत सोलर डिवाइसेस के कंपैरिजन में वो छोटे हैं, तो चीप होंगे, इनएक्सपेंसिव है ना। तो ये भी इसका एक मेरिट है। डीमेरिट्स, और छोटे साइज़ के मशीन्स हैं तो उनके लिए स्पेस भी कम चाहिए, है ना। डीमेरिट्स की बात करें तो करोजन हो जाएगा, भाई पानी में है, और आपको फिर ध्यान रखना होगा कि आप आयरन के इक्विपमेंट्स ना यूज़ करो ना, फिर आप कोई ऐसा मेटल लेके आओ जो करोड ना हो, ना, जिसमें जंग ना लगे। तो करोजन इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। दूसरा मेराइन ग्रोथ ऑफ एल्गी होती है, अगर यहाँ पे जो आप लगाओगे प्लांट्स, क्योंकि वहाँ कॉन्टीन्यूस मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, तो एल्गी ग्रीन प्लांट्स वो उसमें ग्रो करने लगेंगे, है ना। तो ये भी एक इशू है। दूसरा ऑब्स्ट्रक्शंस टू शिप्स। अब अगर आप ये सब प्रोपेलर्स लगा दोगे, फ्लोटिंग प्रोपेलर्स, तो जो शिप्स आएंगी और जाएंगी उनके लिए ये एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह वर्क करेगा, उनके पाथ में इट विल एक्ट एज अ हिंड्रेंस, है ना, एक बाधा उत्पन्न करेगा, तो इट इज़ अगेन अ डीमेरिट। अब हम आते हैं जियोथर्मल एनर्जी पे, ठीक है। तो वेव एनर्जी क्लियर होगी, ओशन थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी ऑल्सो वी हैव स्टडीड, है ना। बायोमास एनर्जी भी देख लिया। अब आते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी में। तो ये जो जियोथर्मल एनर्जी है दिस इज हार्नेस्ड फ्रॉम द हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। जियो मीन्स रिलेटेड टू अर्थ, थर्मल मीन्स टेम्परेचर और हीट एनर्जी, है ना। तो आपके जो हीट एनर्जी प्रेजेंट है इनसाइड द अर्थ, और वहाँ पे गर्म चट्टानें हैं, हॉट रॉक्स हैं, तो उनकी अगर आप एनर्जी यूटिलाइज करते हो तो उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। क्या होता है कि जैसे आप अर्थ में डीप जाओगे तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना, सो देयर इज़ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विद इंक्रीजिंग डेप्थ बिलो द सरफेस, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं,
कि कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें फिजन होने लगता है। फिजन फ्यूजन मैंने आपको पढ़ाया था अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वो फिजन की वजह से क्या होता है, कुछ जैसे रेडियम हो गया या यूरेनियम हो गया, ऐसे कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द अर्थ, है ना। तो उसकी वजह से भी वो रेडिएशन इमिट करते हैं, तो इसलिए अर्थ के नीचे टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, अर्थ के नीचे गर्मी बढ़ती जाएगी। वहाँ पे हॉट मोल्टन रॉक्स, इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि पिघले हुए फॉर्म में रॉक्स अवेलेबल होंगे, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, ठीक है। तो मैग्मा इज अ टर्म यूज फॉर हॉट मोल्टन रॉक्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, विच आर इन फैक्ट प्रेजेंट डीप इनसाइड द अर्थ, है ना। दे आर प्रेजेंट इन द कोर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो कोर, अर्थ के एक्चुअली 3 पार्ट्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर सबसे इनर मोस्ट कोर है, ठीक है। देन आउटर कोर है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। तो ये आपका हो गया, दिस कॉजेज वॉल्केनिक एक्शन, है ना। अब वहाँ पे मैग्मा है तो वो ऊपर निकलने की कोशिश करता है, ठीक। तो उसकी वजह से आपको स्टीम मिल पाती है। जियोथर्मल एनर्जी में हम इसका और डीप में पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो हीट है, मैग्मा है, उसकी वजह से स्टीम यानी कि वेपर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड दैट इज़ यूज टू ऑपरेट टर्बाइन। उसमें भी काफ़ी एनर्जी होती है, वो भी आप देखोगे मूवमेंट बहुत ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी है स्टीम में, है ना। गर्म स्टीम में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। आपने देखा होगा इनफैक्ट इन किचन कि अगर आप ऊपर कोई चीज़ रखते हो और स्टीम आने लगी तो इट विल मूव दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। लिड आपका गिर जाएगा जिससे आपने ढका हुआ है बर्तन को। इसी तरह से प्रेशर कुकर्स में यू विल सी कि जो उसका कैसे किस तरीके से वो मूव कर जाता है ना। तो ये चीज़ें आपको पता है। तो स्टीम में भी बहुत एनर्जी होती है, तो दैट स्टीम में जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उससे आप टरबाइन को मूव कराओगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे, ठीक है। तो ये होता है जियोथर्मल में भी। और आर्टिफिशियली इट कैन ऑल्सो बी हार्नेस्ड विद द हेल्प ऑफ पाइप्स बाय ड्रिलिंग द हॉट रॉक्स। देखो कुछ तो नेचुरली हो रहा है कि मैग्मा नीचे से ऊपर आया, वॉल्केनिक एक्शन हुआ, ज्वालामुखी देखी होगी आपने, फूटा, है ना। तो वो तो नेचुरल प्रोसेस है। या कभी कभी क्या होता है कि केवल स्टीम ही आती है, कुछ ऑटोमेटिकली नेचुरली स्टीम निकलती है, जैसे गीज़र्स और ये हो गए। आपने देखे होंगे हॉट स्प्रिंग होते हैं ना कहीं कहीं पे, जैसे उत्तराखंड साइड पे आप देखोगे गर्म पानी के स्रोत होते हैं, तो उसमें हीट अपने आप निकलती रहती है। तो उनको आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप कुछ ऐसा इन्वेंट कर पाओ तो, है ना। तो वो तो नेचुरली हो रहा है, स्टीम निकल रही है ना। कुछ गीज़र्स होते हैं उसमें बहुत फोर्सफुली अंदर से स्टीम बाहर आती है ना, विद वाटर, विथ हॉट वाटर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यूटिलाइज कर सकते हो, वो सब जियोथर्मल एनर्जी का एक फॉर्म है। और कई बार क्या होता है कि वो नेचुरली नहीं हो रहा है तो आप पाइप डाल लेते हो गहराई तक, और आर्टिफिशियली मतलब जो मैन मेड है, जो नेचुरली नहीं हो रहा है, तो आप आर्टिफिशियली भी इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे कि अंदर तो टेम्परेचर हाई है, आप कुछ पाइप ड्रिल करो और पाइप्स डाल दो अंदर तक जहाँ पे हाई टेम्परेचर, और वहाँ पे आपने क्या किया, हॉट वाटर डाला, ठीक है, थ्रू द पाइप्स which make the hot water to gush out through pipes. Can we with the help, just wait a minute. Okay, हाँ, तो आपने ड्रिल किया तो अंदर जो हॉट वाटर है दैट विल कम आउट थ्रू द पाइप्स, है ना। और वो टरबाइन को आपको मूव करेगा, जनरेटर को, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक। इसके मेरिट्स क्या है कि इट इज़ अगेन चीप एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि आप सब में लिख रहे थे। इसके अलावा जियोथर्मल प्लांट्स को बहुत ज़्यादा लैंड एरिया भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक पाइप चाहिए होती है ड्रिल करने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि कोई बड़ा सा प्लांट सेटअप करना है, तो एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी मेरिट हो गया ना। लिमिटेशंस क्या है, थोड़ा बहुत एयर पॉल्यूशन इसमें होता है, क्योंकि कुछ गैसेस जो अंदर ही हैं बट वो एटमॉस्फेयर के लिए सही नहीं, वो रिलीज़ हो जाती है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, अमोनिया, ठीक है। फिर नॉइस पॉल्यूशन भी होगा अगर आप ड्रिल करोगे, तो फिर ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो हम लोग लाइक पाइप इंसर्ट करने के लिए ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, तो उसमें नॉइस होगा, ड्रिलिंग मशीन से काफ़ी नॉइस होता है, ठीक है। तो नॉइस पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, इसके लिमिटेशंस, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट वाले पे, दैट इज़ हाइड्रोजन एनर्जी। तो हाइड्रोजन एनर्जी का क्या है, इट इज़ कंसीडर्ड एज एन अल्टरनेटिव फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल ये भी है, और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, और सिर्फ हमें इसमें पानी चाहिए होता है। अगर पानी है आपके पास, और पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है, इट इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस इन नेचर, अराउंड 70% ऑफ ओशन वाटर इज प्रेजेंट हेयर, है ना। तो पानी तो बहुत ज़्यादा अर्थ में, तो उसी से आपको हाइड्रोजन मिल जाता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, है ना। तो ये आपका एक फ़ायदा है हाइड्रोजन एनर्जी का। दूसरा कि सन का जो कोर है उसमें भी हाइड्रोजन एटम है,
दे आर जस्ट कंबाइनिंग टू फॉर्म हीलियम। और वो फ्यूज़न रिएक्शन हमने पढ़ाई था, हाइड्रोजन एटम्स ही तो कंबाइन कर रहे थे, हीलियम बना रहे थे, तो उससे कितनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो रही थी। तो अगर हमें हाइड्रोजन मिल जाए तो हम फ्यूज़न भी करा सकते हैं, है ना, बस कंट्रोल्ड फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज इट मे बी अ डिज़ास्टर, है ना। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। तो फ्यूज़न रिएक्शन भी पॉसिबल हो पाएगा अगर हाइड्रोजन एटम्स मिल जाते हैं। तो हाइड्रोजन एनर्जी विल प्रोवाइड अस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, एंड इट गिव्स द रेडियंट एनर्जी ऑल्सो, इट सस्टेन्स द लाइफ ऑन अर्थ। ओके, इसके अलावा हाइड्रोजन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपको पता है कि पानी से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से इलेक्ट्रोड्स पे एक में हाइड्रोजन एक में ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये ध्यान रख लेना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से आप हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो पानी से। ठीक है, पानी H2O है, तो H2 का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो आपको H+ एंड O2, है ना, ये मिलता है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि 2H2 गैस, है ना, दिस यू विल गेट हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगी आपको। ठीक, तो ये आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल से भी मिल जाएगा हाइड्रोजन, है ना। और हाइड्रोजन एनर्जी जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी अवेलेबल होती है और ये नॉन पॉल्यूटिंग होता है, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता, तो इसका एडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि हाईली फ्लेमेबल है, इसमें आग लग सकती है। बाकी एक्सपेंसिव भी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है। तो इस तरीके से हमने सारे रिन्यूएबल एनर्जीज़ को पढ़ा। ठीक है, तो दिस पार्ट, वो जो क्वेश्चन हमारा वो ऑलमोस्ट कवर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, है ना। तो ये आपका यूनिट 2 में है, क्योंकि इसमें हमें रिन्यूएबल भी बताना था, नॉन रिन्यूएबल बताना था। तो आप कैसे इसको शॉर्ट करके लिख पाते हो, दैट इज़ योर आइडिया ना। बाकी अभी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता करनी ताकि हम वहाँ पे लिख पाएँ। तो इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1.1 है, यूनिट 2 में बोला है, बट यूनिट 2 में तो ऐसा कुछ है नहीं। आई थिंक यूनिट 1 की ही बात करें। हाँ, ये सब कुछ आपके है ना, ये नॉन कन्वेंशनल या कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो कि ये एग्जॉस्टिबल होते हैं, मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे एंड ये रिप्लेस नहीं किए जा सकते। एक बार यूज़ हो गए तो दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, कि दोबारा से आप उन्हें यूटिलाइज कर सको, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हमने रिन्यूएबल पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन पूछा था वो था नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के भी फीचर्स बताने थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, एग्जॉस्टिबल है। इनफैक्ट आप मेरे लेक्चर अगर देख लीजिए तो उसमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के फीचर्स जो स्टार्टिंग में 2 आए मैंने दिए हैं, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका जो कन्वेंशनल एनर्जी होती है ना, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे हमने रिन्यूएबल के इतने सारे पढ़े, उसी तरह से कन्वेंशनल भी है, जैसे कोल एनर्जी हो गया। तो कोल जो है वो कन्वेंशनल है ना, और ये कैसे बनता है, कोल फॉसिल फ्यूल है। तो जो आपके ट्रीज़ और प्लांट्स हैं जो बहुत ज़्यादा नीचे दब जाते हैं अर्थ के नीचे ना, ड्यू टू उनकी डिग्रेडेशन की वजह से ये बनता है। ठीक है, वो डिकम्पोज होते हैं और ड्यू टू अर्थक्वेक या कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से ट्रीज़ प्लांट्स जो अंदर चले जाते हैं अर्थ में, बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर, प्रेशर, और कुछ रिएक्शंस होती हैं और कोल वगैरह बन जाती हैं। ठीक है, और इसमें कोल में जनरली कार्बन आपका रहता है। ठीक है, और बाकी हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन। कोल कहाँ कहाँ मिलता है इंडिया के अंदर, तो वो झारखंड में मिलता है, यूपी में है, एमपी में, बिहार में। ठीक है, यहाँ पे है, ये कुछ लिखा। इसके बाद इसके यूजेस अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में थर्मल पावर प्लांट्स पे काम आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टीम जनरेट होती है, आप जैसे कोल को बर्न करोगे तो बहुत ज़्यादा स्टीम आएगी, है ना। पानी को आप गर्म कर दोगे कोल की हेल्प से और स्टीम जनरेट होगी और वो टरबाइन को रन करेगी। टरबाइन से कनेक्टेड जो जनरेटर है दैट विल गिव राइज टू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये सेम चीज़ जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे, तो कोल से भी वही काम किया जा सकता है ना। बट द इशू इज़ कि इसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यही सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अभी तक तो 70% तक थर्मल पावर प्लांट्स थे कोल पे बेस्ड, बट अब हम स्विच कर रहे हैं सोलर पावर प्लांट्स पे धीरे धीरे, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए उतने हार्मफुल नहीं होते हैं ना रिन्यूएबल वाले। बट कोल वगैरह काफ़ी हार्मफुल है, तो इसीलिए हम स्विच करना चाहते हैं रिन्यूएबल की तरफ। तो जैसे प्लास्टिक, तार, सिंथेटिक फाइबर, ये सब जहाँ बनाना होता है वहाँ कोल की ज़रूरत होती है। दूसरा, कोल को फर्नेस पे जब हीट करते हैं तो कोक बनता है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं आयरन की मेल्टिंग में,
फॉर मेकिंग स्टील हम कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो स्टील इंडस्ट्री में भी कोल का इनडायरेक्टली यूज़ हो रहा है। देन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इससे एसोसिएटेड होती हैं। क्या होता है कि कंबशन अगर कोल का होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोड्यूस हुआ है ना, जिस भी पावर प्लांट में आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ आप थ्रू पाइपलाइन उसे भेज सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट नेचुरल गैस। तो हमने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल हमने पढ़ा। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पे इसका क्या इम्पैक्ट है। देखिए, आपके 3 क्वेश्चन हो गए एक तरीके से, क्योंकि वो क्वेश्चन ही इतना बड़ा था, तो दैट्स वाई। और आपने देखा कि 2016, 17, 18, 19 में आया हुआ है 10 मार्क्स का, है ना, सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट। ये दोनों पार्ट्स हमने कर ली। अब हम आते हैं, ये यहाँ पे सही कर लेना, यूनिट 1 ही है। ठीक है, यूनिट 1 का क्वेश्चन 1। ओके, जो सी है दिस इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन, मतलब आपको लिखना है तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट दिस इज़ फॉर यू कि आप यूनिट अगर पढ़ना चाहते हैं बुक से तो फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 का ही देखें, सेकेंड यूनिट में नहीं है। ठीक है, अब जो ये थर्ड वाला पॉइंट है, दैट इज़ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग टर्म से आपको लग रहा है कोई चीज़ गर्म हो रही है, और ग्लोबली गर्म हो रही है, मतलब पूरा विश्व की बात हो रही है ना। तो अगर आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो इट इज़ अ फेनोमेनन ऑफ राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, वार्मिंग मीन्स राइज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ रहा है, किसका, एनवायरनमेंट का बढ़ रहा है ना, ड्यू टू राइज इन। अब क्यों बढ़ रहा है वो देखते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज the rise in temperature of environment due to the rise in concentration of various gases like CH4, CO2, aerosols, NOx। ठीक है, तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस आपके होती हैं, लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, एरोसोल्स, है ना। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस आपकी जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है एनवायरनमेंट में, तो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्योंकि टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्योंकि इन गैसेस की प्रॉपर्टी होती है सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट अभी के लिए समझो कि इन गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और इनका कंसंट्रेशन क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करें, कोल एंड मीथेन एट्सेट्रा, मीथेन तो खैर नहीं, कोल जो है ना, ठीक है, कोल या पेट्रोलियम, इस तरह के जो फॉसिल फ्यूल्स है, जब हम इनको बर्न करते हैं तो ये सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है आपका, इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द environment due to increase in concentration of greenhouse gases like carbon dioxide, okay, and CH4, NOx, aerosols, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें क्यों नहीं, ड्यू टू कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, है ना, ये ध्यान देना। तो जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, ये इको फ्रेंडली, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, एनवायरमेंट फ्रेंडली, एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड हार्मफुल गैसेस, जैसे कि ये सारी। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल in context of global warming by not producing harmful gases which increases the temperature of environment। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज ग्लोबल वार्मिंग के रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये बड़ा था, दैट्स वाई टुक दिस मच ऑफ टाइम। बाकी क्वेश्चंस इतने बड़े नहीं होंगे, तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट यूनिट। ओके, थैंक यू।